हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए, आप लोगों को कल एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है। तो जो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, यकीन मानो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। क्योंकि कल आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम देने जाना है, तो इस वीडियो को आप लोग बहुत ही सीरियस होके देखिएगा। और ये आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, इस वीडियो को दोबारा 2 से 3 बार देख लीजिए, ताकि ये वीडियो का जितना भी कॉन्सेप्ट, जितना भी इसमें बताया है, सब आप लोगों को पूरा दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। चलिए यहाँ पे दिखाता हूँ मैं क्या-क्या है, आप लोगों को क्या-क्या करना है। देखिए, ये क्लास 10 की आखिरी वीडियो आप लोगों की है। इसके बाद आप लोगों को पेपर देने जाना है, ना कि आप लोगों को और वीडियो देखना है क्लास 10 की, ठीक है। और देखिए आप लोग क्या है, इसमें जो बताया गया है, इससे बाहर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में कुछ आने वाला नहीं है। आज की इस क्लास से आप लोगों को 90% तो पक्का मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। 90% तो आप यकीन मानो कि इस क्लास से आप लोगों को तैयारी पूरी होने वाली है, क्योंकि इससे बाहर आप लोगों का कुछ आएगा नहीं, और जितना भी आएगा सब यही इसी को पढ़ के जाना आप लोग। पूरा रट लेना रात भर जितना भी आप लोगों को, ठीक है। सबको रट लो, जितना भी क्वेश्चन इसमें कराया हूँ मैं, निबंध और गद्यांश पद्यांश जो भी बताया हूँ आप लोगों को, श्लोक उलोक सबको रट डालो आप लोग, ठीक है। ये आप लोगों की आखिरी रात है, आपको ये भी पता होगा। तो आप लोग पूरा रट के जाना है इतना, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोगों को क्या है कि यहाँ पे देखिए आप लोगों को जो है, इसको दिमाग में किसी तरह बैठा लो, चाहे जिस तरह से आप लोग रात में चाहे जाग के किसी भी तरह आप लोग इस पूरा पढ़ के जाना है, क्योंकि इसके बाद आपकी वीडियो नहीं आने वाली है, ठीक है, हिंदी की। तो आप लोग पूरा दिमाग में सेट करके इसको बैठा के तभी बोर्ड एग्जाम देने जाना है। इसमें देखिए आप लोगों को क्या है, ज़्यादा कोशिश करना कि वीडियो लॉन्ग होए, तो आप लोग ज़्यादा कोशिश करना वीडियो को अंत तक देखने के लिए, ठीक है? क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग है, इसलिए आप लोग ज़्यादा कोशिश करना वीडियो को अंत तक देखने की। उसके बाद है, आप लोग खुद आके बोलोगे, बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद आके खुद बोलोगे आप लोग कि सर जो तुम पढ़ाया गया है वही आया है बोर्ड एग्ज़ाम में। ये आप लोगों को खुद आके बोलोगे मुझसे, मैं जो बोल रहा हूँ ये वैसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? तो ये आप लोग खुद ही आके बोलोगे कि सर जो बताए थे आप लोग, उससे हम लोगों को कन्फर्म हो गया कि 90 प्लस यकीन से आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे वीडियो को आप लोगों को ज़रूर से अंत तक देखना है, ठीक है? इसमें क्या देखिए आप लोगों को क्या है, इसमें आप लोगों को मॉडल पेपर, एक मॉडल पेपर का सॉल्यूशन है, ठीक है, और एक आप लोगों को क्या है, आप लोगों का पेपर है, ठीक है। तो दो आप लोगों का सॉल्यूशन है, जिसमें आप लोगों को दिया है, देखिए 4 गद्यांश पद्यांश हो जाएगा आप लोगों का, 4-4 गद्यांश पद्यांश ये हो जाएंगे। इस तरीके से आप लोगों का पूरी तैयारी इस वीडियो से हो जाएगी। ये रामबाण वीडियो आप लोगों के लिए है। इसके बाद आप लोगों को पता है कोई वीडियो आप लोगों का आने वाला नहीं है, क्योंकि ये आप लोगों की लास्ट वीडियो है, ठीक है, हिंदी की। चलिए अब आप लोगों को देखते हैं क्या क्या आप लोगों का आता है बोर्ड एग्जाम में, और किस तरीके से आपको पूरा तैयार करना है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, तब तक के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अब देखिए आप लोग यहाँ से जितने भी आप लोग जरूर से इंपॉर्टेंट हो हैं। चलिए यहाँ देखिए आप लोगों को पहला जो क्वेश्चन आप लोगों की कि शुक्ल युग की कला अवधि आप लोगों की, देखिए शुक्ल युग की कला अवधि जो होती है वो आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन है आप लोगों के, देख लीजिए। यहाँ पे 2023 में आया गया आप लोगों का, ठीक है, ये 2023 में आया है। इससे पहले वर्षों में आया गया ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग, मैं आंसर बता देता हूँ आप लोगों को, 1938 तक वाला है, ये सही आप लोगों का सही हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोगों को क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ये 2021 में आया है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों का वो कौन सा कथन सही है जो आप लोगों को पहचान कर लिखना है यहाँ पे। तो देखिए आप लोग यहाँ पे जो आप लोगों का कथन सही है यहाँ पे, वो है आप लोगों का गा वाला। गोदान जो है वो मुंशी प्रेमचंद की रचना है, ठीक है। ये गोदान आप लोगों की ये सही है आप लोगों का, ठीक है, गा वाला। और देखिए तीसरा आप लोगों का यहाँ क्वेश्चन क्या है कि शुक्ल युग की कला, सॉरी शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं आप लोगों के, जो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं वो कौन है आप लोगों के। देखिए आप लोगों का ये 2015 में आया गया क्वेश्चन है। तो शुक्ल युग के जो आप लोगों के इतिहास हैं वो हैं बाबू गुलाब राय, आप लोगों का वाला सही हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोगों का क्या है यहाँ पे, वो 5वां क्वेश्चन जो आप लोगों का है, 1 मिनट। हाँ ये देखिए आप लोग जो 5वां क्वेश्चन है, 1 मिनट थोड़ा। यहाँ देखिए आप लोग जो चौथा क्वेश्चन आप लोगों का, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक है। यहाँ पे ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक आप लोगों के कौन है, तो वो है आप लोगों के जयशंकर प्रसाद, गा वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो 5वां क्वेश्चन है, कीर्ति कंकाल के लेखक है आप लोगों के, कीर्ति कंकाल है जो आप लोग, उसके लेखक कौन है, उसके लेखक आप लोगों के कौन है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो 5वें का हो जाएगा वो जयशंकर प्रसाद है, का वाला सही हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए आप लोग छठा जो क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे कि रस मीमांसा के लेखक हैं आप लोगों के, मीमांसा के लेखक कौन है आप लोगों के, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यहाँ पे देख लीजिए ये लगातार पूछा गया है, यहाँ पे 3 साल पूछा गया लगातार ये वाला। और देखिए उसके बाद आप लोगों का आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं आप लोगों के, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो किस युग के लेखक हैं, वो आप लोगों के शुक्ल युग के लेखक है, का वाला सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोगों के सेवा सदन है उपन्यास के लेखक हैं आप लोगों को, सेवा सदन है उसके उपन्यास के लेखक कौन है आप लोगों के, तो आप लोगों का वो हो जाएगा प्रेमचंद, यहाँ से सही हो जाएगा आप लोगों का, गा वाला, ठीक है। आप लोग यहाँ देखिए चिंतामणि के रचयिता हैं आप लोग, चिंतामणि जो है आप लोगों के उसके रचयिता कौन है आप लोगों के, तो चिंतामणि के रचयिता आप लोगों के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। तो आप लोगों का देखिए यहाँ पे 9 नंबर तक कंप्लीट हो गया। और 10वां देखिए आप लोग क्या है आप लोगों का यहाँ पे, 1 मिनट। हाँ ये देखिए आप लोगों का जो है कि
पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं आप लोगों के। पंच परमेश्वर जो कहानी है उसके लेखक आप लोगों के कौन है? तो उसके लेखक आप लोगों के हैं प्रेमचंद जी हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोगों का प्रेमचंद का वाला सही हो जाएगा। अपनी खबर आत्मकथा है, तो अपनी खबर आत्मकथा ये क्या है आप लोगों के? पंडे बच्चन शर्मा उग्र की आप लोगों की, ये सही हो जाएगा ये वाला, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोगों का कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक है आप लोगों के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है जो, वो आप लोगों के क्या है? तो आप लोगों के कवि हैं वो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कवि हैं आप लोगों के, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आकाशदीप के लेखक हैं। आकाशदीप जो, उसके लेखक कौन है आप लोगों के? तो आकाशदीप के लेखक आप लोग जयशंकर प्रसाद आप लोगों का, गा वाला सही हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए ये 2023 में ये भी आया है आप लोगों का। यहाँ पे जितने क्वेश्चन ज़्यादातर 2023 में ही आए हैं, ठीक है। यहाँ पे शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार है आप लोगों को। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार जो होता है आप लोगों का, वो क्या है आप लोगों का, ठीक है। तो आप लोगों को शुक्ल युग का जो प्रसिद्ध उपन्यासकार है वो भगवती चरण वर्मा है आप लोगों के, ठीक है। ये आप लोगों के शुक्ल युग के उपन्यासकार हैं आप लोगों के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आप लोगों का है शुक्ल युग के प्रमुख हिंदी आलोचक हैं आप लोगों के। जो शुक्ल युग है उसके प्रमुख हिंदी आलोचक हैं। देखिए यहाँ पे का वाला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदलाल भोजपाई आप लोगों के। विकल्प का और खा इनमें से कोई नहीं, तो आप लोगों का वाला सही हो जाएगा। ये विकल्प का और खा दोनों हैं ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए कलम का सिपाही, इसके लेखक कौन है आप लोगों के? कलम का सिपाही जो आप लोगों का है उसके लेखक हैं आप लोग के अमृत राय जो है आप लोगों का। ये कलम का सिपाही के लेखक हैं आप लोगों के, ठीक है। लहरों का राजहंस, ये देखिए आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो ये वाला। लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताइए आप लोग, ठीक है। तो लहरों के आज मोहन राकेश ये जो है करेक्ट हो जाएंगे आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग जो है आप लोगों का यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन जो है कि भगवत सरल उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो ठूठा आम जो है आप लोगों का, ये करेक्ट हो जाएगा। भगवत सरल उपाध्याय द्वारा रचित है आप लोगों का, ठीक है। वो यहाँ पे देखिए प्रसिद्ध आत्मकथा क्या क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं आप लोगों के। जो प्रसिद्ध आत्मकथा उसके क्या भूलूं क्या याद करूं, उसके हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ के बच्चन, अमिताभ के पिताजी, ठीक है। तो ये आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? देखिए जो आप लोगों का प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है वो है आप लोगों के कौन से है इसमें, गा खा गा घा वाले। तो आप लोगों के जो सही हो जाएगा 20वें का जो हो जाएगा राहुल, राहुल संकृतियान, ये वाला सही हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोगों को क्या है यहाँ पे कि अनंत आकाश के रचनाकार हैं आप लोगों के। अनंत आकाश जो है उसके रचनाकार कौन है? वो आप लोगों के जयशंकर सॉरी जयप्रकाश भारती है आप लोगों के, ठीक है। ये वाला सही हो जाएगा आप लोगों का। 22वां देखिए आप लोग क्या है यहाँ पे कि मूल आलोचक सॉरी यहाँ पे है मौला आंचल के रचनाकार हैं आप लोगों के, ठीक है। मौला आंचल जो है आप लोगों का उसके रचनाकार कौन है? तो आप लोगों का ये हो जाएगा बड़ी सवारनाथ रेणु, ये वाला सही हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अब देखिए आप लोगों का 23वां जो है 23वें के बाद देखिए आप लोग सॉरी यहाँ पे 23वां देखिए जो क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे क्या है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं आप लोगों के। तो आप लोगों के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं आप लोगों के। तो वो कौन से लेखक हैं आप लोगों के, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोगों के देखिए गांधी देन के हैं, इंद्रजाल के हैं, हिंदी साहित्य इतिहास के हैं आप लोगों के। तो आप लोगों के 23वें जो हो जाएगा हिंदी साहित्य के आप लोगों के, ये सही हो जाएगा ये वाला आप लोगों का, ठीक है। गा वाला साहित्य और कला रचना है आप लोगों की। साहित्य और कला आप लोगों की रचना है, ये कौन सी रचना आप लोगों की, किसकी आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। देखिए भगवत सरल उपाध्याय की आप लोगों की है कि किसकी है आप लोगों की? तो आप लोगों की 24वें जो है भगवत सरल उपाध्याय, ये करेक्ट हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ देखिए मैं उत्तर बता रहा हूँ ओनली और क्वेश्चन को नहीं, वो ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ ज़्यादातर, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो। आप लोग जल्दी पूरा देख लीजिए, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती है। आप लोगों को पता है कि आप लिख दिए यहाँ पे शुक्लोत्तर युग के लेखक आप लोग। शुक्लोत्तर जो आप लोगों का है उसके लेखक आप लोगों के कौन है? उसके लेखक आप लोगों के धर्मवीर भारती जी हैं, शुक्लोत्तर के लेखक, ठीक है। यहाँ पे देखिए तौलिया किस विधा के पर आधारित आप लोगों की? तो ये एक एकांकी है आप लोगों की, ठीक है। निम्न में से नाटक विधा के लेखक हैं आप लोगों के। जो नाटक है उसके विधा के लेखक कौन है आप लोगों के? देखिए आप लोगों का ऑप्शन जो है यहाँ पे देखिए 27वें जो हो जाएगा, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ, बद्रीनाथ चौधरी, ये वाला करेक्ट हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ देखिए गबन की विधा है, गबन की आप लोगों की विधा है, नाटक है, उपन्यास, एकांकी, कहानी आप लोगों की। जो आप लोगों की गबन है वो आप लोगों का उपन्यास है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आप लोगों का 29वां क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए गुनाहों का देवता की रचना के विधा है। जो आप लोगों को गुनाहों का देवता है किस रचना की विधा है आप लोगों को? कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, एकांक है। तो आप लोगों का वो है उपन्यास है आप लोगों का, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। देखिए यहाँ पे झूठा सच किस विधा की रचना आप लोगों की? तो आप लोगों को ये क्या है आप लोगों को, ये भी एक उपन्यास है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोगों को क्या है नीट का निर्माण जो है किस विधा की रचना आप लोगों की? नीट का निर्माण जो आप लोगों का एक आत्मकथा है, ठीक है। भारत दूरदशा किस विधा की रचना है आप लोगों की? भारत दूरदशा जो आप लोगों की है वो किस विधा की रचना है? तो ये एकांकी है एक, ठीक है। निम्न में से रीतिकाल की कलावधि है, रीतिकाल की जो आप लोगों की कलावधि है वो कौन सी है, इसमें बताना है आप लोगों को। देखिए जो आप लोगों की रीतिकाल की कलावधि है वो 1643 से 1843 तक आप लोगों की, ये सही हो जाएगा आप लोगों का वाला, ठीक है। देखिए अब आप लोग यहाँ से 34 नंबर देखिए आप लोग 34 नंबर आप लोगों का है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की ललित ललाम के रचयिता हैं आप लोगों के। ललित ललाम जो है आप लोगों का उसके रचयिता कौन है आप लोगों के? तो वो है मितिराम, ठीक है। आप लोगों का गा वाला सही हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। यहाँ देखिए आप लोगों को क्या है छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं आप लोगों के। तो वो हैं आप लोगों के भूषण,
ये देखिए 2023 में ये सब आया हुआ क्वेश्चन है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए गंगा लहरी रचना है आप लोगों को, गंगा लहरी जो आप लोगों की है वो किसकी रचना है आप लोगों का, तो गंगा लहरी जो आप लोगों की हो जाएगी वो पद्माकर की है, ठीक है, पद्माकर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद देखिए आप लोगों की रामचंद्रिका के रचनाकार हैं आप लोगों के, रामचंद्रिका जो आप लोगों की है उसके रचनाकार कौन है आप लोगों के, तो आप लोगों को 37वें का हो जाएगा केशव दास, ये आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। भूषण की किस युग के कवि हैं आप लोगों के, भूषण जो है आप लोगों के किस युग के कवि हैं आप लोगों के, तो वह रीतिकाल के कवि, ठीक है, यहाँ से गा वाला सही हो जाएगा रीतिकाल के। देखिए यहाँ पे क्या आप लोगों का ऑप्शन कि बिहारी किस युग के कवि हैं, बिहारी जो हैं वो किस युग के कवि हैं आप लोगों के, तो आप लोगों के बिहारी जो आप लोगों के हैं वो रीतिकाल के ये भी हैं आप लोगों का, यहाँ से गा वाला सही हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आप लोगों का है 40 नंबर क्वेश्चन की रीतिकाल की रचना है आप लोगों की, रीतिकाल की रचना आप लोगों की कौन सी है, तो आप लोगों की रामचंद्रिका जो है वो रीतिकाल की रचना है यहाँ से, ठीक है। संकेत महाकाव्य की रचना किससे की है, किसने की, तो ये आप लोगों की किसने की है संकेत महाकाव्य की रचना, तो ये आप लोगों की है मैथिली सड़क गुप्त की यहाँ से, ठीक है, ये गा वाला सही हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अब देखिए आगे जो आप लोगों का है कि हाशियत धातु एक वचन, हाशियत धातु एक वचन एवं पुरुष है आप लोगों का, ठीक है, तो आप लोगों का ये किसका है, आप लोगों का एक वचन मध्यम पुरुष, द्विवचन मध्यम पुरुष, तो आप लोगों का ये सही हो जाएगा गा वाला, ठीक है, द्विवचन मध्यम पुरुष ये सही है आप लोगों का, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हस्ती शब्द का पुरुष एवं वचन है आप लोगों का, हस्ती शब्द जो है उसका पुरुष एवं वचन है आप लोगों का, तो आप लोगों का गा वाला सही हो जाएगा प्रथम पुरुष एक वचन, ये वाला करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। देखिए निम्न में से छायावाद के का कवि है आप लोगों का, छायावाद के कवि कौन है इनमें से आप लोगों का, तो आप लोग सुमित्रानंद पंत जो है आप लोगों के ये छायावाद के कवि है, ठीक है। देखिए 45 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे, एक मिनट, हाँ ये 45 नंबर का क्वेश्चन जो आप लोगों का है कि यामा के रचयिता हैं कौन है, यामा के रचयिता कौन है आप लोगों के, तो महादेवी वर्मा जो है वो यामा के रचयिता हैं, ठीक है, महादेवी वर्मा जी। यहाँ पे 2022 में ये आया है चांद सौ एक बार आने का भी। यहाँ पे देखिए 46वां जो आप लोगों का है कि आगान के पार द्वारा के रचयिता हैं आप लोगों के, तो आगान के पार द्वारा के रचयिता आप लोगों के वो कौन से आप लोगों के, तो आप लोगों के गा वाला सही हो जाएगा, शाही पता नहीं क्या है आगे, यही आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है, जो भी आप लोग देख लेना पूरा नाम इनका। यहाँ पे देखिए 47वें में तीसरा सप्ताह कब प्रकाशित हुआ आप लोगों का, तो तीसरा सप्ताह जो आप लोगों का प्रकाशित हुआ था वो 1959 में हुआ था, ठीक है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है आप लोगों की, प्रिय प्रवास जो आप लोगों की है वो किसकी रचना है आप लोगों की, वो है आप लोगों की 48वें जो हो जाएगा आप लोगों का, वो होगा आप लोगों का, आप लोगों का वाला सही हो जाएगा, ये लास्ट वाला सही हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, आप लोगों को ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं आप लोगों के, ये आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सही हो जाएगा आप लोगों के जो 39वें का। 50वां देखिए आप लोग क्या है कि यशोदा धरा रचना है आप लोगों का, यशोदा धरा रचना आप लोगों की किसकी है, तो आप लोगों की हो जाएगी यहाँ पे 50वें जो हो जाएगा मैथिली सड़क गुप्त की है ये, ठीक है, मैथिली सड़क गुप्त की यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखिए आप लोगों का दीप शिखा काव्य संग्रह है आप लोगों का, दीप शिखा जो है वो काव्य संग्रह है आप लोगों का, वो किसकी आप लोगों को ये बताना है, ठीक है, तो काव्य संग्रह किसका है आप लोगों का इसको बताना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का महादेवी वर्मा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा आप लोगों का। अब 52 क्वेश्चन देखिए आप लोग, 52 नंबर क्या है कि साकेत किस युग के रचनाकार हैं आप लोगों के, साकेत किस युग की रचना है आप लोगों की ये बोला बताना है आप लोगों को, ठीक है। जो देखिए आप लोग जो साकेत है वो आप लोगों की द्विवेदी युग की रचना है, द्विवेदी युग की, ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा कि यहाँ पे 53 देखिए आप लोग लोकयायता लोकायंतो लोकायंत की रचनाकार हैं आप लोगों के, तो वो आप लोगों के कौन से लोकायंत के रचनाकार हैं, तो आप लोगों के सुमित्रानंद पंत जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सुमित्रानंद पंत की रचना है इसमें से बताना है आप लोगों को, तो सुमित्रानंद पंत की जो रचना है आप लोगों की वो है आप लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ से 54 का जो आप लोगों का हो जाएगा वो खा वाला हो जाएगा युगवाणी जो आप लोगों की ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ से देखिए आप लोगों के क्या है कि हस्तु धातु रूप का वचन एवं पुरुष है आप लोगों का, हस्तु धातु रूप का एवं वचन एवं पुरुष है आप लोगों को ये बताना है। ये देखिए आप लोग 22 और 23 दोनों में आया है, इस बार भी चांस हुआ बनने का, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो करेक्ट हो जाएगा इसमें 55 का जो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा एक वचन प्रथम पुरुष, ये वाला सही हो जाएगा एक वचन प्रथम पुरुष। और देखें यहाँ पे पीपर पात सरीस मन डोला उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है आप लोगों का, देखिए ये पंक्तियों में कौन सा अलंकार है ये बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए 56 का जो हो जाएगा उपमा अलंकार इसमें है, उपमा अलंकार ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दीजिए यहाँ पे है चरण कमल बंदो हरिराई उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है आप लोगों का, तो इसमें आप लोगों का कौन सा अलंकार है रूपक अलंकार, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप लोगों का 58 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ देखिए 58 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोगों का कि लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन माड़ी आ व्योम सिंधु संखी देखी तरा बुध बुध दे रहा, इन पंक्तियों में पहले और तीसरे चरण में मात्राएं हैं आप लोगों की, तो यहाँ पे पहले और तीसरे चरण में जो मात्रा है आप लोगों की वो है 11 मात्राएं हैं इनमें,
ठीक है। यहाँ देखिए सा उपसर्ग सही शब्द होगा आप लोगों का। सा जो आप लोगों का उपसर्ग होगा वो सही शब्द क्या होगा आप लोगों का। तो आप लोगों का देखिए उपसर्ग बोलेगा आप लोगों का, तो देख लेना क्या बन रहा है इससे, तो सहकर्मी बन रहा है, तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को क्या है यहाँ पे कि मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है आप लोगों का। जो मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन है आप लोगों का है, तो वो क्या हो जाएगा, मधुनी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से मधुनी जो आप लोगों का वो करेक्ट हो जाएगा, ये लास्ट वाला, ठीक है। देखिए आप लोगों का क्या है कि 9 शब्दों का वचन और विभक्ति है आप लोगों का। जो 9 शब्दों का है वो वचन और विभक्ति आप लोगों का वो क्या हो जाएगा आप लोगों का। तो देखिए जो 61 का आप लोगों का हो जाएगा वो है चतुर, यहाँ पे देखिए कहाँ गया, हाँ चतुर्थी एक वचन आप लोगों का, ये सही हो जाएगा चतुर्थी एक वचन। देखिए फलन शब्द का एक वचन एवं विभक्ति है आप लोगों का। जो फलन शब्द है उसका एक वचन और विभक्ति है आप लोगों का। तो आप लोगों का 62 का जो करेक्ट हो जाएगा वो आप लोगों का हो जाएगा एक वचन तृतीय विभक्ति आप लोगों का, ये सही हो जाएगा गा वाला, एक वचन तृतीय विभक्ति। अब देखिए आप लोगों का जो 63 नंबर क्वेश्चन है कि उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसंग्रह है आप लोगों का। उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसंग्रह आप लोगों का करेक्ट हो जाए, कौन सा इसमें आप लोगों का उपसंग्रह जो होता है आप लोगों का। देखिए यहाँ पे जो उपसंग्रह होता है आप लोगों का जो पहले जुड़ा होता है, उप पहले आया है तो आप लोगों का उप सही हो जाएगा, उप, ठीक है। अब यहाँ देखिए उपसंग्रह से बना शब्द नहीं है। देखिए उपसंग्रह से बना शब्द नहीं है, उप जो ये दिया गया है इससे आप लोगों का कौन शब्द नहीं बना गया है यहाँ से। तो देखिए आप लोग यहाँ पे उपदेश बना है, उपमान बड़ा है, उपवन बड़ा है, लेकिन जो आप लोगों का ये देखिए ऊपर बढ़ गया है, ठीक है, ऊपर ये बढ़ गया है, ये नहीं आप लोगों का गा वाला जो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए कहाँ है कि महानता शब्दों में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जो देखिए प्रत्यय क्या होता है आप लोगों का, जो लास्ट में आता है, यहाँ पे लास्ट में जो आता है वो प्रत्यय होता है। देखिए यहाँ पे महानता में जो आप लोगों का है वो ता लास्ट में आया है, तो गा वाला सही हो जाएगा, खा वाला आप लोगों का, ठीक है। भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है आप लोगों का, भलाई शब्दों में है जो प्रत्यय, फिर बताना आप लोगों को। मैंने ट्रिक बताया था ई आया है आप लोग में, तो भलाई भा प्लस लाई आप लोगों का, ठीक है। देखिए इस प्रकार से तोड़ेंगे आप लोग दो शब्दों में, भला भला प्लस आई, तो आप लोगों का क्या सही हो जाएगा यहाँ से। तो आप लोगों का यहाँ सही हो जाएगा, तो आप लोगों का ये देखिए भला ई आला है लास्ट में ये वाला, तो ये सही हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोगों का हानि प्लस लाभ, हानि इंटू लाभ में समास है आप लोगों का। देखिए जो आप लोगों का जो हानि और प्लस लाभ में इसमें जो समास होता है आप लोगों का वो द्वंद्व समास है। देखिए जब इस प्रकार का चिन्ह दिख जाएगा तो उसमें द्वंद्व समास होगा, ठीक है। सुख दुख में समास है आप लोगों का, यहाँ बोला गया सुख और दुख में समास है आप लोगों का। देखिए इसमें जो आप लोगों का हो जाएगा द्वंद्व समास, मैंने बताया था यहाँ पे ये जो आ जाएगा चिन्ह इस प्रकार का, तो द्वंद्व समास हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अब देखिए 68 नंबर जो आप लोगों का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए आप लोग कि मछली को हम पर्यायवाची में क्या कहते हैं। मछली जो है उनको उसको हम पर्यायवाची में क्या कहते हैं आप लोगों का। जो मछली है आप लोगों की उसको हम लोग पर्यायवाची में कहते हैं, एक इसको कह सकते हैं मीन, मीन को मछली भी कहते हैं, आप लोग जान लीजिए पर्यायवाची इसका मीन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 71वां जो आप लोगों का है कि इत्यादि का संधि विच्छेद है आप लोगों का। देखिए ये लगातार पूछा गया है, 15 से फिर 17, 17 से फिर 19, 19 में 20, 22, 23, 23 में 24 में भी कन्फर्म है ये आएगा आप लोगों का, ठीक है। इत्यादि का संधि विच्छेद है आप लोगों का। देखिए इसको तोड़िए आप लोग, इति प्लस आदि में टूटेगा ये, ठीक है। तो ये का वाला सही हो जाएगा आप लोगों का इत्यादि का, ठीक है। और देखिए यहाँ पे प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है आप लोगों की, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है आप लोगों की। जो प्रत्येक संधि है उसमें आप लोगों की जड़ संधि है, ठीक है, जड़ संधि आप लोगों को करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जिसको आप लोग करके जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। ये 72 क्वेश्चन अगर करके जाते हैं बोर्ड एग्जाम में तो आपके जो है यहाँ से 20 के 20 कन्फर्म होने वाले हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं आप लोगों को किसी नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इस पेपर को सॉल्व करेंगे। ये जो आप लोगों का हिंदी पेपर है इसके जो है आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो आप लोगों का बहुविकल्पीय प्रश्न आता है 20 नंबर का जो कि होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे। पहला प्रश्न है आप लोगों का चिंतामणि रचयिता हैं, चिंतामणि के रचयिता हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के ऑप्शन जो हैं ये हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद हो। तो आप लोगों के चिंतामणि के रचयिता जो हैं वो हैं आप लोगों के आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी जो आप लोगों का सही हो जाएगा। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं, पंच परमेश्वर जो कहानी है उसके लेखक कौन है आप लोगों के। ऑप्शन ए है जो आप लोगों का आचार्य रामचंद्र शुक्ल, परमचंद्र हैं, या यशपाल हैं आप लोगों के, या राजेंद्र प्रसाद हैं आप लोगों के। तो यहाँ पे अब बी ऑप्शन जो आप लोगों का ये सही हो जाएगा, प्रेमचंद्र जो है आप लोगों के, ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ पे जो आप लोगों का तीसरा जो क्वेश्चन है आप लोगों का जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, इनमें कौन सा जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे वो आप लोगों को करेक्ट हो जाएगा। इसमें जयशंकर प्रसाद का नाटक जो है नहीं है। लहरों का राजहंस ये जो है आप लोगों का ये जयशंकर प्रसाद का नहीं है,
ठीक है। यहाँ पे चौथा जो क्वेश्चन है आप लोगों का, 1 मिनट, थोड़ा पेपर को थोड़ा मोड़ लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ देखिए आप लोग चौथा, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग चौथा जो पॉइंट आप लोगों का है, शेखरा एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। तो इसके उपन्यास के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती या प्रेमचंद्र या आप लोगों का विश्वनाथ रेणु या आगे। तो आप लोगों का ये जो चौथे का ऑप्शन है वो आप लोगों का डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, आगे जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। और यहाँ देखिए पांचवा जो क्वेश्चन है आप लोगों का, पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पे, अपनी खबर आत्मकथा है। जो अपनी खबर है वो आत्मकथा है, वो किसकी है? आप लोगों की। तो आप लोगों की जो पांचवें का आंसर है वो है आप लोगों का, तो आप लोगों का ये पांचवे का जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पांडे बेचन शर्मा उग्र की, ये आप लोगों को सही हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ छठा जो आप लोगों का है, भूषण किस युग के कवि हैं? जो भूषण है वो किस युग के कवि हैं आप लोगों के? तो वो है आप लोगों के रीतिकाल के, क्या है? रीतिकाल के आप लोगों के भूषण जो हैं वो कवि हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ललित ललाम रचना है वो किसकी है आप लोगों की? तो यहाँ पे जो ललित ललाम रचना है वो आप लोगों की, वो आप लोगों की है मिति राम की। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही हो जाएगा, मिति राम की। आप लोगों का सातवां जो क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ पे आठवां जो क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ पे देखिए, यशोधरा रचना है, यशोधरा वो किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है, महादेवी वर्मा की है, या सुमित्रानंद पंत की है, या मैथिली शरण गुप्त की है? तो आप लोगों का आठवें जो है आंसर बताएं आप लोग कमेंटों में। यहाँ पे देखिए आठवें जो हो जाएगा आप लोगों का डी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त की है। ये सब जितनी भी रचनाएं उन लोगों की आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आगान के पार द्वारा रचना है, ये कौन सी रचना है? इस किसकी है आप लोगों की? ये आप लोगों की हो जाएगी आप लोगों को नौवें जो है आगे की, ये भी जो है आगे की ही है। यहाँ पे 10वां क्वेश्चन आप लोगों का है, जो यहाँ देखिए, दीप शिखा काव्य संग्रह है। जो आप लोगों को दीप शिखा है वो काव्य संग्रह किसका है आप लोगों का? क्या वो महादेवी वर्मा का है या जयशंकर प्रसाद का है? तो वो आप लोगों का यही है, महादेवी वर्मा का, महादेवी वर्मा की है आप लोगों का। ये जो है आप लोगों का 10वें का ये सही हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ पे 11 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ पे देखिए रस पूछ लिया गया, अब यहाँ से लेकर वो सब खत्म हो जाएगा। यहाँ से आप लोगों को पूछा गया है, करुण रस क्या अस्थाई भाव है? करुण रस जो उसका अस्थाई भाव क्या है आप लोगों का? तो करुण रस, तो उसका अस्थाई भाव होता है आप लोगों का जो वो शौक होता है, शौक, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग 12 नंबर क्वेश्चन का, चरण कमल बंधो हरिराई उपयुक्त तो पंक्ति में अलंकार है। जो इस पंक्ति में अलंकार है इसमें कौन सा अलंकार है आप लोगों का? तो यहाँ पे देख लिए आप लोग रूपक अलंकार है। यहाँ पे 12 में जो आप लोगों का सी हो जाएगा सही, रूपक अलंकार। या देखिए यहाँ पे एक दिया गया है आप लोगों को, छंद दिया गया है, यह सम मंत्रिक छंद है। इसमें 4 चरणों होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यह लक्षण जो होता है किस छंद में का हो है? तो आप लोगों का देखिए ऑप्शन दो आप लोगों का है, यहाँ पे रोला है, दोहा है, सोरठा है, बरेवा है, बरवेया है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो समझ सही हो जाएगा, ऑप्शन 13 का जो है वो क्या हो जाएगा आप लोगों का? वहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रोला है आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन की नंबर 14 जो आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए आप लोग, ये यहाँ पे जो 14 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ देखिए आप लोग, हाँ ये रहा आप लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, पर्यावरण शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है आप लोगों का। पर्यावरण शब्द का उपसर्ग क्या होता है? जो पर्यावरण शब्द का उपसर्ग पूछेगा, उपसर्ग का मतलब होता है जो आगे जुड़ा हो, ठीक है। तो आप लोगों को क्या है 14 नंबर का क्वेश्चन का है, तो ये पर्या जगह आगे जुड़ा है, पर या ये आप लोगों का ये सही हो जाएगा। उपसर्ग का मतलब होता है जो आगे जुड़ा हो। और यहाँ पे देखिए, महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया हुआ है? तो यहाँ पे प्रत्यय का मतलब होता है जो पीछे जुड़ा हो आप लोगों के। तो देखिए यहाँ पे ता जुड़ा गया है, तो ये ता सही हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 16 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोगों का, सुख दुख में समास है, सुख और दुख में कौन सा समास है आप लोगों का 16 नंबर का? तो आप लोगों का यहाँ पे ये सही हो जाएगा, द्वंद्व समास है इसमें द्वंद्व समास है, ठीक है। निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, वो आग का पर्यायवाची में से कौन नहीं है? तो आप लोगों का जो आग का पर्यायवाची नहीं है, अनल, यहाँ पे अनिल हो जाएगा, अनल है सॉरी, यहाँ पे अनिल हो जाएगा आप लोगों का। 17 नंबर का बी क्वेश्चन आप लोगों का राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अभयोध्या का सही संधि विच्छेद है, उसका अभयोध्या का जो है संधि विच्छेद क्या होता है? अभी प्लस उद्या, इस लोगों को आपको तोड़ना रहता है इसको, ठीक है। जो यहाँ पे दिया रहेगा उसको तोड़ना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यही सही है आप लोगों का, जो आप लोगों का संधि विच्छेद पूछेगा तो वो आप लोगों का ये सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, अभी प्लस उद्या, ये हो जाएगा आप लोगों का।
मधु शब्दों में पंचमी विभक्ति एवं एक वचन रूप है। मधु शब्द में जो है आप लोगों का पंचमी विभक्ति एवं एक वचन है आप लोगों का, तो वो हो जाएगा मधुना। मधुना जो हो जाएगा आप लोगों का 19 का ये सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो 20 नंबर क्वेश्चन है आपका वो है पटिस्थया धातु रूप का वचन एक पुरुष है जो आप लोगों का, तो वो हो जाएगा आप लोगों का द्विवचन मध्यम पुरुष। द्विवचन मध्यम पुरुष आप लोगों का ये करेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे और आप लोगों के देखिए आप पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए 2+2+2 करके है आप लोगों का। ठीक है, 6 नंबर का है ये आप लोगों का। ठीक है, देखिए पहला गद्यांश जो आप लोगों का है कि आसवा रोई पास आया, ममता ने रो कर कहा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोगों को दूसरा देखिए अथवा करके दिया गया है, कितना जीवन बरस पड़ा है, इस प्रकार से ये अथवा अलग करके दिया गया है। तो देखिए हम लोग ये वाला करेंगे, आसवा रोई पास आया वाला। ठीक है, देखिए किस प्रकार से इसको करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग डाल देंगे क्या, खंडोबाह प्रश्न उत्तर संख्या 1, क्योंकि देखिए खंडोबाह है यहाँ पे, प्रश्न उत्तर संख्या आप लोग देख लीजिए, तो यहाँ पे देखिए आप लोग 1 है प्रश्न उत्तर संख्या। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे डाल देंगे गद्यांश। सिंपल गद्यांश डालने के बाद हम लोग यहाँ पे एक डाल देंगे हेडिंग में संकेत। संकेत में देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, संकेत इसलिए हम लोग डालते हैं ताकि एग्जामिनर जो होता है आपका बोर्ड एग्जाम के जो कॉपी चेक करने वाला होता है टीचर, उसको पता चल करके, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट, ताकि देखिए जो एग्जामिनर होता है ताकि उसको पता कर चल सके कि इसमें बच्चे ने कौन सा किया है, उसको ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे संकेत डाल देते हैं। संकेत डालने से आप लोगों को फ़ायदा हो जाता है कि एग्जामिनर को ज़्यादा देखना नहीं पड़ता आपकी कॉपी में, वो ऊपर से ही देख लेता है, हाँ बस ये बच्चे ने ये वाला किया है। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग संकेत डालेंगे कि आसवा रोई पास आया डैश डैश मैं जाती हूँ यहाँ से, इस प्रकार से ये हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या डालेंगे यहाँ संदर्भ डालेंगे हम लोग। संदर्भ में देखिए किस प्रकार से लिखना होता है, संदर्भ में आप लोगों को लिखना होता है, पाठ का नाम लिखना होता है और आप लोगों का जो लेखक होते हैं उनका नाम लिखना होता है। ठीक है, जितने लिखा होता है, ठीक है, इतना करना होता है संदर्भ में। देखिए किस प्रकार से लिखा जाता है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से लिया गया है। इसके लेखक छायावाद युग के परिवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, या इस प्रकार से आप भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड काव्य में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। ये इसके लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं, खत्म, इतना भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा गया है हमसे कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे देखिए आप लोग रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, ये पूछा गया है। अब देखिए रेखांकित अंशों की व्याख्या किस प्रकार करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो देखिए हम लोग इस प्रकार से हेडिंग बना लेंगे, रेखांकित अंशों की व्याख्या, इस प्रकार से ये हो जाएगा आप लोगों को। उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ क्या करेंगे कि श्री जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता ने आश्वारोही को बुलाकर उससे कहा कि उस व्यक्ति मेरे घर का नव निर्माण कराने का आदेश अपने एक अधीनस्थ को दिया था। मैं अपनी पूरी जिंदगी में इस भय से भयभीत रही हूँ कि कहीं मैं अपने इस मामूली घर से भी बेघर ना हो जाऊँ, ममता यहाँ पे कह रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोग कि लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना यहाँ पे रहेगा, ये प्रथा यहाँ पे लिख उठा है, सॉरी, यहाँ पे रहेगा प्रार्थना सुन ली और मुझे जीवित रहने बेघर होने से बचा लिया। आज मैं उस घर को छोड़कर जा रही हूँ, अर्थात अब मेरे जीवन का अंत समय निकट आ गया है। अब यहाँ पे देखिए ममता जी कह रही हैं कि अब मैं उस ईश्वर के पास जा रही हूँ, मेरा समय निकट आ गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोग, अब तुम यहाँ पर मकान बनाओ अथवा महल, मुझे कोई चिंता नहीं है। अब यहाँ पे तुम चाहे जो बनाओ, चाहे मकान बनवाओ चाहे जो बनवाओ, मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अब वो ममता जो है वो ईश्वर के पास जा रही है, यही बोल रही है। उसके बाद देखिए आप लोग कि क्योंकि अब मैं इस घर को जा रही हूँ, देखिए यहाँ पे रहेगा क्योंकि अब मैं इस घर को छोड़ कर जा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे छोड़ दिया गया है, लेकिन छोड़ दिया गया है तो छोड़ कर रहेगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आगे, जहाँ मुझे अनंत काल तक विश्राम प्राप्त होगा ये। उसके बाद देखिए आप लोगों को क्या बोला गया है, लास्ट क्वेश्चन जो आपसे बोला गया है कि ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था। आप लोगों को देखिए कारण बता देना है, इस प्रकार से आप लोग डाल देंगे, या आप लोग हेडिंग बना सकते हैं कि ममता के अजीत रहने का कारण, इस प्रकार से हेडिंग बना सकते हैं, या फिर आप लोग सिर्फ 3 नंबर डाल दीजिए, क्वेश्चन खत्म लिख दीजिए। उसके बाद देखिए कारण क्या था कि ममता नहीं चाहती थी कि मुगल शहंशाह के पैर उसकी स्वभौमिनी झोपड़ी पर पड़े, ठीक है, मैं पढ़े, और वह उसे किसी की सहायता से दे। वह अपने निवास स्थल को लेकर भयभीत हो रही थी। वह अपने
किसको लेकर भयभीत हो रही थी? वो तो निवास स्थल को लेकर भयभीत हो रही थी। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब देखिए आप लोग यहाँ से देखिए दूसरा क्वेश्चन जो आप लोगों का, अथवा करके आप लोग ये भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक ही करेंगे, वो ऊपर वाला, क्योंकि बोला गया है कि आप लोग इनमें से कोई एक गद्यांश पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो हम लोगों ने एक कर लिया वो। चलिए अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको देखते हैं हम लोग क्या पूछा गया है यहाँ पे। यहाँ देख लीजिए आप लोग, जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है हम लोगों से, यहाँ पे देखिए आप लोग, ये यहाँ देखिए पूछा गया है कि सॉरी यहाँ पे ये है आप लोगों का, ये हाँ, ये निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए वो गद्यांश होता है, हमने एक उत्तर दे दिया, आप ये पद्यांश है आप लोगों का। तो पद्यांश में देखिए इसी प्रकार से सेम प्रश्न, दो दो नंबर के एक एक क्वेश्चन रहता है, उसी प्रकार से इनमें भी करना होता है आप लोगों को, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूर्ते निक्षी रघुवीर बुध धीरे धीरे दय मार्ग में ढगा देव। अब देखिए इसको किस प्रकार से हम लोग करेंगे यहाँ पे, 1 मिनट, हाँ देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। देखिए पहले देखिए यहाँ पे बोला गया हम लोगों से संदर्भ, ठीक है, और ऊपर मैं कर देता हूँ, हाँ यहाँ देखिए संदर्भ बोला गया। उसके बाद बोला गया है कि श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे थे। एक बार रेखांकित अनुच्छेद में कौन सा अलंकार पूछा गया, ठीक है, अलंकार, तीसरे में अलंकार पूछा है। अब देखिए इसको किस प्रकार से लिखेंगे हम लोग। देखिए फॉर्मेट वही रहेगा, सब में वही करना है आप लोगों को। सिंपल देखिए प्रश्न उत्तर संख्या डाल देना है सबसे पहले, उसके बाद पद्यांश करना है आप लोग, वो डाल देंगे सिंपल। उसके बाद आप लोग संकेत डाल देंगे, कौन सा संकेत आप लोग करना है, कौथा संकेत डालते हैं आप लोगों को मैंने बताया एग्जामिनर को, ताकि पता चल सके किस तरीके से कौन से बच्चे ने लिखा है कौन वाला क्वेश्चन, ठीक है, इससे संकेत मिल जाता है उसको। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे संदर्भ हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद संदर्भ में आपको मैंने बताया है कि लेखक का नाम रहता है और पाठ का नाम रहता है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, देखिए प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ या पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। देखिए यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश में रचयिता यहाँ पे देखिए वन पथ पर है, ये पाठ का नाम है, तो इसको ब्लैक से लिख दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा गया है गोस्वामी तुलसीदास जी, यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी इसके क्या है, कवि है, तो इन्होंने लिखा है इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रसंग इसमें एक डालना होता है। ये जरूरी नहीं होता कि आप डालें चाहे ना डालें, वो आपके ऊपर होता है, लेकिन प्रसंग यहाँ पे डालना होता है, ठीक है, डाल दिए हम लोग। यहाँ देखिए प्रसंग में क्या होता है, प्रसंग वही होता है जो शोर में बता दें कि पूरे गद्यांश पद्यांश में क्या कहा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी को कोमलता का वर्णन किया गया है, ठीक है, इस प्रकार से ये प्रसंग हो गया। अब देखिए व्याख्या, किस प्रकार से व्याख्या करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि श्री गणेशपुर श्रृंगार वेगपुर से निकलकर सीता जी ने लगभग 2-4 कदम ही आगे बढ़ी थी कि उनके मस्तक पर जल की बूंदें झलकने लगी और उनके मधुर ओठ सूख गए। तभी वो राम जी से पूछती हैं, अभी हमें निकट कितना दूर चलना पड़ेगा, अभी हमें कितना दूर चलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सीता जी पूछती हैं राम जी से कि अभी हमें कितना दूर चलना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या जवाब आता है, आगे देखिए कितना दूर चलना पड़ेगा तथा कहाँ पर हमें पत्तों की कुटियाँ बनाएंगे। पत्नी पत्नी की इस व्याकुलता को देखकर भगवान राम के नेत्रों से आंसू निकल आए। मतलब यहाँ पे देखिए भगवान राम के जो है नेत्रों के आंसू, मतलब आंखों से आंसू निकल आए इस नेत्र को देखकर जो है आप लोगों की सीता जी की, ठीक है। इसी प्रकार से ये हो गया आप लोगों का। उसके बाद देखिए आप लोग क्या बोला गया है यहाँ पे कि इसमें अलंकार कौन सा है, कौन सा अलंकार है, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार आप लोगों से, ये जो यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन किया गया इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखिए आप लोग इसको अलंकार है बना हेडिंग डाल देंगे, अलंकार हेडिंग डालने के बाद आप लोग बता देंगे कौन सा अलंकार है इसमें। तो कौन सा अलंकार है इसमें, अनुप्रास अलंकार है आप लोगों का, ठीक है। ये हो जाएगा इस प्रकार से आप लोगों का। उसके बाद देखिए आप लोगों को क्या बोला गया है यहाँ पे। उसके बाद देखिए ये वाला आप लोगों का है कि तीसरा क्वेश्चन, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे देखिए संस्कृत में गद्यांश दिया होगा, आप लोगों का अनुवाद करना है उसका पूरा, और आप लोगों को संदर्भ लिख देना है। संदर्भ लिखेंगे 2 नंबर और अनुवाद कर देंगे 3 नंबर, इस प्रकार से आपको 5 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ऐसा नगरीय भारतीय संस्कृत है, ये वाला है आप लोगों को, इसको करना है। देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे हम लोग यहाँ पे, यहाँ देख लीजिए सबसे पहले हम लोग संकेत डाल लेंगे। आप लोगों को मैंने बता चुका हूँ कि यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या रहता है और आप लोगों को क्या रहता है, गद्यांश रहता है। गद्यांश करते रहेंगे, यहाँ पे देखिए गद्यांश तो गद्यांश रहेगा, अगर पद्यांश करेंगे तो पद्यांश रहेगा, खत्म। परंतु संज्ञा गद्यांश कर रहे हैं तो गद्यांश, या पद्यांश कर रहे हैं तो पद्यांश, इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद बताया मैंने फॉर्मेट वही रहेगा, सब में संकेत डालेंगे आप लोग। उसके बाद ऐसा नगरीय भारतीय संस्कृत है डैश डैश डैश, इस प्रकार से ये लिख देंगे। अब देखिए आप लोगों को संदर्भ लिखेंगे भाई, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड
में के वाराणसी पार्ट से लिया गया है आप लोगों का, ठीक है। इसको जो आप ब्लैक से करना था, लेकिन यहाँ ब्लैक से ये नहीं किया गया है, लेकिन इसको ब्लैक से करना था, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग प्रसंग को किस प्रकार से डालेंगे। प्रसंग में आप लोगों को मैंने बताया कि शॉर्ट में लिखना रहता है, जो गद्यांश में बोला गया है कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। इस प्रकार से ये हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद देखिए आप लोगों को क्या है कि अनुवाद यहाँ पे है। अनुवाद में देखिए आप लोग क्या है, यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्रीय स्थली है। जो ये वाराणसी भारत वो भारतीय संस्कृत और भाषा की जो है संस्कृत भाषा की केंद्रीय स्थली है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से संस्कृत साहित्य मुगल युवराज दार्शनिकों ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था, ये रहेगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोगों को क्या है कि वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुए थे कि या उनके सॉरी यहाँ पे देखिए है कि वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुए थे कि उपनिषदों पदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया था, यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से ये आप लोगों का अनुवाद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए आप लोग, पूरा अनुवाद है ये। इतना करेंगे आप लोग पूरा तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा तुरंत उसी दम। अब देखिए आप लोगों का आगे क्या क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे। यहाँ आप देख लीजिए, ये आप लोगों का क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पे दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब पद्यांश यहाँ बोला गया, देखिए पहला दिया है यहाँ पे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निर्भयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये इस प्रकार से ये दिया गया। अब देखिए इसको किस तरीके से लिखेंगे आप लोग बोर्ड एग्जाम में। यहाँ आप देख लीजिए, इस प्रकार से आप लोग ये कर देंगे, प्रश्न उत्तर संख्या 4 डाल देंगे और यहाँ पे आप लोगों को डाल देंगे पद्यांश, सॉरी यहाँ पे गद्यांश डाल देंगे। क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे, यहाँ देखिए पद्यांश है तो पद्यांश आप लोग डाल देंगे ऊपर, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद संकेत लिख देंगे, संदर्भ लिख देंगे आप लोग। संदर्भ में लिखेंगे आप लोग क्या, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। इसमें सभी के कल्याण की कामना की गई है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो है यहाँ तक का आप लोग क्या बना सकते हैं, इसी को प्रसंग को बना दीजिए आप लोग, ये हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद देखिए यहाँ क्या क्या गया है, हिंदी अनुवाद देखिए क्या है इसका कि सभी सुखी हों। इसका मतलब जो है सभी सुखी हों, जो यहाँ बोला गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो इसका मतलब है सभी सुखी हों, सब रोग रहित हों। उसके बाद देखिए सबको देखें, कोई भी दुखी ना हो, सबका कल्याण करें, ये सबका कल्याण हो ये बोला गया, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का। अब देखिए आप लोगों का आगे जो आता है यहाँ पे कि अपनी यहाँ देखिए अपनी पाठ्य खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का एक उत्तर दीजिए आप लोगों का, ठीक है। देखिए खंड काव्य जो होता है आप लोगों का वो हर जिले का अलग अलग होता है। इसको मैंने बहुत ही पहले वीडियो में बताया था और भी वीडियो में बनाए हिंदी की, उसमें भी बता चुका हूँ मैं। तो आप अपने ज़िले का याद कर लेना सिंपली, ठीक है। हो गया। आप देखिए आगे आप लोगों का क्या है यहाँ पे कि यहाँ देख लीजिए आप लोग कि क्या बोलते हैं। यहाँ देखिए अभी वही चल रहा है, 1 मिनट। ये देखिए आप लोग यहाँ पे, हाँ, कि छठा जो क्वेश्चन आप लोगों का का दो क्वेश्चन है इसमें। देखिए दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे आप लोग क्या बोलते हैं, जीवन परिचय लिखेंगे 3 नंबर और रचना लिख देंगे तो आप लोगों को 2 नंबर मिलेगा, 5 नंबर इस तरीके से मिल जाएगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है मैं एक इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग जयशंकर प्रसाद का देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए किस तरीके से इसको लिखेंगे आप लोग बोर्ड एग्जाम में। यहाँ आप देख लीजिए आप लोग क्या करेंगे, सिंपली प्रश्न उत्तर संख्या जो रहेगा आप लोग उसको डाल देंगे यहाँ पे देखिए 6 है तो 6 का डाल देंगे हम लोग इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद हम लोग नाम लिखेंगे, जिसका लिखना रहेगा उसको लिख देंगे हम लोग। जयशंकर प्रसाद का लिखना है तो जयशंकर प्रसाद लिख देंगे। और यहाँ देखिए कितने नंबर पे है ये जयशंकर प्रसाद, तीसरे नंबर पे है तो यहाँ पे 3 डाल देंगे हम लोग इस प्रकार से। यहाँ डाला नहीं गया लेकिन डाल देंगे आप लोग बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद जीवन परिचय हम लोग हेडिंग बना लेंगे। अब इसके अंतर्गत हम लोग लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में सुदनी साहू नामक से प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वो वैश्य परिवार में हुआ था, ठीक है। वैश्य परिवार में हुआ था जो कि 1889 में हुआ था। उसके बाद देखिए इनके पिता का नाम जो था देवी प्रसाद था। इनके पिता का जो नाम था वो था देवी प्रसाद। इनके परिवार का मुख्य व्यापार तंबाकू का था। जो इनके परिवार का काम था वो मुख्य जो काम था वो व्यापार जो था इनका वो तंबाकू का था। उसके बाद देखिए आगे क्या आप लोगों का कि युवा अवस्था में इनके पिता का स्वर्गवास हो गया।
युवा अवस्था में इनके पिता जो हैं चले बसे इनके, ठीक है, मृत्यु हो गई इनके पिता की, जो ये बाल्य मतलब छोटे ये थे तभी इनके। उसके बाद देखिए इनके 4 वर्षों बाद इनकी माता का भी देवसाय हो गया। इनके 4 वर्षों बाद इनकी माता का भी मृत्यु हो गई, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग क्या है यहाँ पे, 1 मिनट थोड़ा ये उसके बाद देखिए वैसा हो गया। इसके लिए प्रसाद जी की शिक्षा एवं पालन पोषण इनके बड़े भाई शंभू रत्न जी ने किया। देखिए जब उनकी माता का भी इंतकाल हो गया या मृत्यु हो गई, तो इसके बाद इनकी पढ़ाई लिखाई जो भी पालन पोषण था सब इनके बड़े भाई जो थे शंभू रत्न ने किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग क्या है कि प्रसाद जी ने हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत तथा अंग्रेजी शिक्षा घर पर किया। जो प्रसाद जी थे इन्होंने जितनी भी पढ़ाई की, हिंदी, उर्दू, फारसी जो भी किया था इन्होंने घर पर पढ़ाई की थी सब, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग क्या है कि इनके बड़े भाई शंभू रत्न जी की मृत्यु हो गई। इनके बड़े भाई जो थे उनकी शंभू रत्न उनकी भी मृत्यु हो गई। इनके बड़े भाई की मृत्यु के बाद तंबाकू का व्यापार भी ठप हो गया। देखिए जो इनके परिवार का जो मुख्य व्यापार तंबाकू का था वो इनके बड़े भाई की मृत्यु के बाद वो भी ठप हो गया एकदम, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोगों क्या क्या है कि तथा इनके परिवार ऋणग्रस्त में हो गया। इसका मतलब होता है कि इनका परिवार जो था इनका परिवार जो था वो उसमें आ गया, ठीक है। क्या बोलते हैं आप लोग, ऋणग्रस्त में हो गया, ठीक है। ऋण चुकाने के लिए इन्होंने पूरी पृष्ठ संपत्ति बेच दी। ऋण चुकाने के लिए जो है इन्होंने कर्ज चुकाने के लिए इन्होंने क्या किया कि पूरी जो इनकी संपत्ति थी वो सब बेच दिया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रसाद जी को अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और प्रसाद जी क्षय रोग के शिकार हो गए। उसके बाद तथा रंजों के द्वारा इनके शरीर दुर्बल हो गया। रंजो मतलब होता है गम के द्वारा, जो दुखी उखी के द्वारा इनका शरीर जो है दुर्बल हो गया, ये बोला गया। अब देखिए आगे क्या आप लोगों का यहाँ पे कि उसके बाद देखिए काशी में सन 1937 ईस्वी में प्रसाद जी का स्वर्गवास हो गया। जो इनकी मृत्यु हो गई वो काशी में हो गई आप लोगों की, ठीक है इनकी। उसके बाद देखिए रचनाएं, हेडिंग डाल देंगे आप लोग। रचनाएं में देखिए आप लोगों का काव्य है आप लोगों का पहला। काव्य में आंसू है, कामनी है, झरना है आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद उपन्यास है, इरवती है, तितली है। कहानी आधी इंद्रजाल छाया। नाटक है इनका जो है चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, ये 2 चीज़ है। एक तरीके से ये भी हो गया आप लोगों का, ठीक है। अब देखिए आप लोगों से क्या बोला गया है यहाँ पे कि खा वाला देखिए, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ आप लोगों का, जो ऊपर लिखा हम लोगों ने इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। उसके बाद देखिए आप लोगों को क्या करना है, इसमें सावधानी जो है वो रखना है आप लोगों को। देख लीजिए 1 मिनट। हाँ देखिए यहाँ पे इसको ब्लैक से डालेंगे, जो जन्म मतलब जब जन्म उनका मतलब वो रहेगा कितने में पैदा हुए थे तो इसको ब्लैक से डालेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए इनके जो नाम रहेगा, पिता का नाम, माता का नाम, ये सब ब्लैक से डालेंगे आप लोग। और इसके बाद देखिए आप लोग इस तरीके से एक आप लोग आयताकार बना लेंगे। उसमें आप लोगों को क्या करना है, शॉर्ट में जो माता का नाम, पिता का नाम, इनका नाम, रचनाएं, नृत्य, ये सब आप लोगों को शॉर्ट में इसमें लिख देना है इधर। इस तरीके से करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में जो है एग्जामिनर को क्या लगेगा कि हाँ इसी में देखेगा वो और लगेगा हाँ पूरा सही किया गया है। तो यहीं से आप लोगों को वो पूरा 5 नंबर दे देगा। ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी उसको, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप लोग करेंगे तो समझ में आया होगा उम्मीद है जो बताया हूँ। चलिए अब देखते हैं आप लोगों का, जो आप लोगों का यहाँ पे दिया गया है खा वाला कि जी कवियों का यहाँ पे जीवन परिचय लिखना, वही सेम फॉर्मेट है, 2 नंबर 3 नंबर करके आप लोगों का है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पहला जो गोस्वामी तुलसीदास का, रसखान का, सुमित्रानंद पंत का, मैथिली शरद गुप्त का है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास का देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो गोस्वामी तुलसीदास का है यहाँ पे किस प्रकार से लिखना है आप लोगों को, ये देखिए। पहले प्रश्न उत्तर संख्या यहाँ आप डाल देंगे जो रहेगा आप लोगों का। उसके बाद तुलसीदास डाल देंगे जो जिनका लिखना रहेगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को आगे क्या करना रहेगा, जीवन परिचय आप लोग हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद लिखेंगे आप लोग कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म यहाँ पे जन्म सन 1532 ईस्वी में बाधा जिले के राजापुर गांव में हुआ था, माना जाता है। यहाँ पे देखिए माना जाता, हुआ नहीं था, माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देख लिया आप लोग संवत भी डाल सकते हैं जो आपका मन करे, तो नहीं तो आप लोग 1532 ही डाल सकते हैं ओनली, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ विद्वान जो हैं इनका जन्म राजापुर गाँव में नहीं मानते हैं, यहाँ पे सोरा नामक स्थान को मानते हैं इनका जन्म, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। इनके पिता का जो नाम था वो आत्माराम दुबे था और इनकी माता का नाम हुलसी था, ठीक है। इनका जन्म अभूकत मूल नास्त्रों में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया था। इनको बचपन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। इनको बचपन में जो है बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। अब देखिए आगे क्या कि इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरहरि दास ने किया और ज्ञान एवं भक्ति
की शिक्षा प्रसाद किया। उसके बाद देखिए आप लोग क्या है कि इतिहास, यहाँ पे तुलसीदास वेद वेदांग दर्शन इतिहास पूर्ण आदि में निपुण हो गए। इनका विवाह पंडित दीन बंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। इन्होंने अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। इनको जो था, इन्होंने नहीं रहेगा यहाँ पे रहेगा इन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था, लेकिन पत्नी की डांट के कारण तुलसीदास जी को सांसारिक मोह माया से विरक्त होना पड़ा था। ठीक है, लेकिन जो इनकी पत्नी थी उनकी डांट से जो है इनको ज़्यादा सांसारिक मोह माया से विरक्त होना पड़ा था। उसके बाद देखिए आप लोग क्या है कि विरक्त होना पड़ा था, कर दिया। श्री राम भक्त भाव हो उठा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि श्री राम भक्त भाव जागृत हो उठा। 1574 ईस्वी में इन्होंने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। इन्होंने 1574 में जो है रामचरितमानस की रचना की थी। उसके बाद देखिए इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में के लगभग हुई थी। इनकी मृत्यु जो थी वो सन 1623 ईस्वी के लगभग हुई थी। उसके बाद देखिए आप लोग रचनाएं आप लोगों की बची है। रचनाएं से देखिए किस प्रकार से लिखेंगे आप लोग, हेडिंग डाल देंगे रचनाएं हेडिंग डालने के बाद आप लोग यहाँ पे लिखेंगे दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस आदि, इस प्रकार से लिख देंगे। 2 बोला था हम लोगों ने, 3 लिख दिया, आदि कर दिया। और ठीक है, इस प्रकार से कर देंगे आप लोग। अब देखिए आप लोगों को यहाँ क्या बोला गया है कि सातवां जगह क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। 7वां क्वेश्चन जो है आप लोगों का कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कष्ट तो कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया। आप लोगों को एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को 2 श्लोक यहाँ पे आप लोगों का जो लिखा गया है, 1 और 2 ये लिखा गया है। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, चलिए देखिए इसको किस प्रकार से आप लोग लिखेंगे, तो देख लीजिए आप लोग यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या डाल देंगे। 7 है तो 7 डाल देंगे आप लोग। उसके बाद आप लोग हेडिंग डाल देंगे श्लोक में आप लोग लिखेंगे मान हित्वा प्रियो भवती क्रोध हित्वा ना सोचती। ठीक है, पहली लाइन ये हो जाएगी आप लोगों की। उसके बाद देखिए काम हित्वा वन भवती लोभ हित्वा सुखी भवेत। इस प्रकार से ये दूसरी लाइन 2 लाइन का श्लोक लिखना है हम लोगों को। ये 2 लाइन का श्लोक पूरा हो गया आप लोगों का इस प्रकार से। चलिए अब आगे देखिए आप लोगों को क्या बोला गया है। आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता है, बस थोड़ा थोड़ा ही लिखना रहता है, वो पूरे नंबर मिल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहाँ पे देखिए 4 दिया गया है, इनमें से किन्हीं 2 का आप लोग उत्तर संस्कृत में दे देंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 4 नंबर मिल जाएगा। देखिए अब इसको किस प्रकार से आप लोग करेंगे बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे 1 मिनट, हाँ ये था। देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न उत्तर संख्या यहाँ पे डाल देंगे आप लोग जो भी रहेगा। उसके बाद नंबर 1 वीरा केन पूज्यते, हम लोगों ने 1 किया है, वीरा केन पूज्यते वाला किया है। हम लोगों ने 3 किया है। यहाँ पे 1 जो बचा है आप लोगों को लास्ट वाला वो आप लोग करेंगे। ठीक है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है उसको। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए आप लोग वीरा केन पूज्यते, वीरा विरल पूज्यते पहला हो गया आप लोगों का। सिंपल है, देखिए ये 2 नंबर मिलेगा आप लोगों को, इतना करेंगे। 3 लाइन लिखना है, 3 शब्द लिखना है, 2 नंबर मिलेगा। अब देखिए आप लोगों को इसको कैसे करेंगे। पदेन बिना सी की दूरा याति, पदेन बिना यंत्र दूरा जाती, ये आप लोगों का हो गया। 2 करना था, 2 नहीं, लेकिन हम लोगों ने 3 किया। 1 आप लोगों को कमेंटों में बताना है। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को देखिए क्या है आप लोगों का। देखिए तीसरा जो है चंद्रशेखरा का आसती, आप लोगों को देखिए इसको किस तरीके से लिखेंगे। चंद्रशेखरा प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ति च आसिता, इस प्रकार से ये हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को क्या बचा है यहाँ पे, ये सब हो गया जितना भी था। अब 9 नंबर जो क्वेश्चन बचा है वो लॉन्ग क्वेश्चन होता है आप लोगों का बहुत ही। देखिए यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन कितना लंबा होता है ये देख लीजिए आप लोग कि निबंध लिखना होता है आप लोगों को। ठीक है, निबंध मैंने एक लिखा है पर्यावरण प्रदूषण पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए 9 नंबर का रहता है निबंध। देखिए निबंध हम लोग देख लेते हैं एक आप लोगों का। यहाँ पे देखिए निबंध, 1 मिनट, हाँ देखिए हम लोगों ने यहाँ पे निबंध लिखा हुआ है। ये ऐसे आप लोग लिखेंगे तो पूरा नंबर मिलेगा। देख लीजिए यहाँ पे देखिए निबंध आप लोग पर प्रश्न उत्तर संख्या डाल देंगे आप लोग जितना भी रहेगा। उसके बाद आप लोग निबंध डाल देंगे, यहाँ पे बढ़िया के निबंध डाल देंगे। उसके बाद निबंध में जो भी करना रहेगा आप लोगों को, जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ पे देश प्रेम पे कर रहे हैं, पहला वाला तो पहला और देश प्रेम डाल देंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, रूपरेखा डालनी रहती है। ठीक है, रूपरेखा में क्या रहता है आप लोगों का, रूपरेखा में वो रहता है जितना भी आप लोग हेडिंग बना के लिखना चाहते हैं उसको आप लोग ऊपर एक रूपरेखा में लिख दीजिए। इससे क्या होता है, रूपरेखा को एग्जामिनर देखता है तो उससे पता चल जाता है कि इस बच्चे ने कितना सही किया और कितना बढ़िया लिखा गया है। ये रहता है, रूपरेखा से आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या आप लोगों का, रूपरेखा डालने के बाद आप लोग देखिए क्या है कि यहाँ पे देखिए पहली हेडिंग जो हम लोग बनाए हैं यहाँ पे कि प्रस्तावना है पहली हेडिंग हम लोग की। उसके बाद दूसरी हेडिंग है प्रदूषण का अर्थ हुआ है।
तीसरी जो हम लोग बनाएंगे यहाँ पे प्रदूषण के प्रकार बनाएंगे। प्रदूषण के प्रकार में हम लोगों का आएगा वायु प्रदूषण आएगा, जल प्रदूषण आएगा, ध्वनि प्रदूषण। हम लोगों ने यहाँ पे 3 प्रकार के प्रदूषण को लिया है, जबकि और भी प्रकार के होते हैं, जैसे मृदा प्रदूषण हो गया, और भी आप ले सकते हैं प्रकार के प्रदूषण, ठीक है। रासायनिक प्रदूषण, इस तरीके से आप ले सकते हैं अपना। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद हम लोग जाने हैं यहाँ पे समस्या का समाधान, चौथी हेडिंग रहेगी हम लोग की। उसके बाद 5वीं हेडिंग जो है उपसंहार, लास्ट हेडिंग रहेगी। इसमें देखिए आप लोगों का जो है प्रस्तावना, ये इंपॉर्टेंट तो रहता है, पहले यही रहेगी, और लास्ट में जो आप लोगों का रहेगा, अगर किसी निबंध कुछ भी लिख रहे हैं आप लोग तो उसका लास्ट में क्या रहता है, समाधान जरूर से बताएंगे आप लोग, ठीक है। और एक रहता है आप लोगों का उपसंहार रहता है, ठीक है। ये लास्ट 3 तो आप लोगों की ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो रहती है, ये तीनों आप एग्जामिनर जरूर देखते हैं आपके। अब देखिए यहाँ पे प्रस्तावना, पहली हेडिंग है आप लोगों की, देख लीजिए इसमें क्या लिखा गया आप लोगों का, कि प्रस्तावना यहाँ पे है, आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आजकल जो है प्रदूषण देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है। इस समय समझ सबसे बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए, ठीक है, पर्यावरण को बचाने की। जो है इस समय सबसे बड़ी चुनौती आप लोगों को पर्यावरण को बचाने की यही है, ठीक है। उसके बाद देखिए, क्योंकि पानी, हवा, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। जो पानी, मिट्टी, हवा आदि है जो, वो सब प्रदूषित हो चुका है। यदि हमें इस असंतुलन, देखिए यहाँ पे रहेगा असंतुलन रहेगा यहाँ पे, ठीक है, कि दूरी को दूर नहीं किया गया तो मानव जीवन बाध्य हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद देखिए आप लोग दूसरी हेडिंग जो बनाएंगे यहाँ पे कि प्रदूषण का अर्थ हो। प्रदूषण के अर्थ में क्या रहता है, हम लोगों को बताना रहता है कि प्रदूषण क्या है। अब देखिए प्रदूषण, बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण के संतुलित को बिगाड़कर दूषित कर देते हैं। बढ़ती हुई जो जनसंख्या है पर्यावरण को बिगाड़कर दूषित कर देते हैं। उसके बाद देखिए यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए हानिकारक है। इस प्रकार वातावरण को, यहाँ पे रहेगा, इस प्रकार वातावरण को प्रदूषण करने को प्रदूषण कहते हैं। अब उसके बाद देखिए, इससे मानव को संकट उत्पन्न हो सकता है। इससे जो मानव का है वो संकट उत्पन्न हो सकता है मानव के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रदूषण के प्रकार जो आप लोगों के, ये 3 प्रकार के हम लोगों ने लिखा है, जबकि आप लोग और भी प्रकार के लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने 3 ही प्रकार लिया है यहाँ पे। देखिए वायु प्रदूषण पहला, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण देखिए किस प्रकार से आप लोगों का यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, वायु प्रदूषण। उसके बाद देखिए, वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। ऑक्सीजन मनुष्य के लिए बहुत ही हानिकारक, बहुत ही आवश्यक है। आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन का भी संतुलन बिगड़ रहा है। और देखिए, और वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो गई है। अब देखिए उसके बाद जल प्रदूषण है आप लोगों का, ठीक है। जल प्रदूषण में देखिए क्या है, जल को ही जीवन कहा जाता है। आजकल इतना प्रदूषण बढ़ रहा है कि जल भी दूषित हो रहा है। देखिए आप लोगों को जल को जीवन ही कहते हैं, सही बात है ये। उसके बाद देखिए इतना प्रदूषण बढ़ रहा है जो कि जल भी दूषित हो गया है अब देखिए इसके बाद क्या है कि इससे भयानक बीमारियां हो सकती हैं, जिससे लोगों का जीवन खतरे में है। इससे जो है भयानक बीमारी भी होती है और लोगों का जीवन भी खतरे में है। अब देखिए आगे क्या आप लोगों का ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण भी आजकल नई समस्या है। मोटर कार, ट्रैक्टर, कारखाने आदि से ध्वनि प्रदूषण होता है। देखिए ध्वनि प्रदूषण जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो, जैसे डीजे हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, ये सब आप लोगों के ध्वनि प्रदूषण में आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समस्या का समाधान, ये हेडिंग डालेंगे हम लोग। इसमें देखिए क्या है कि बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकी ने विश्व के सम्मुख प्रदेश की समस्या पैदा कर दी है। अब देखिए उसके बाद क्या है कि आजकल वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण आदि को कम करो। और देखिए यहाँ पे उसके बाद क्या है कि और उसको समाप्त करने का प्रयास करें ताकि प्रदूषण खत्म हो सके। अब देखिए उसके बाद क्या रहेगा आप लोगों का, यहाँ पे ये था आप लोगों का समस्या का समाधान था। अब देखिए उपसंहार, लास्ट हेडिंग जो रहेगी आप लोगों की, इसमें क्या कर रहा था आप लोगों का, देखिए प्रदूषण वर्तमान समय से सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। जो प्रदूषण है वो वर्तमान समय से सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है अभी तक, ठीक है। उसके बाद देखिए यह कहना गलत नहीं है कि होगा कि हम इंसानों की वजह से ही पर्यावरण प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये देखिए ये कहना गलत नहीं है कि हम ही लोगों की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। 1 मिनट। अब देखिए आगे क्या है आप लोगों का कि इसलिए हम सबको प्रदूषण को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। देखिए इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए कि आवश्यक कोई कदम उठाना चाहिए इसके लिए, और हम लोगों में जागरूकता फैलाकर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर वाहनों के इस्तेमाल करके अपने पर्यावरण को काफ़ी हद तक अच्छा बना सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, जागरूकता फैलाकर
और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रदूषण को बचा सकते हैं। और हम लोगों को क्या देखिए यहाँ पे क्या है कि बचा सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद देखिए कि इसलिए केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। ये केवल एक व्यक्ति से नहीं होगा, हर व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, तभी आप लोगों को प्रदूषण की समस्या का समाधान मिल सकता है, ये कहना चाहते हैं इसमें। और आगे भी लिख सकते हैं आप लोग कि पेड़ क्या बोलते हैं, सड़कों के किनारे घने वृक्ष हों, और भी इस प्रकार से आप लोग बनाए हुए फैक्ट्रियों को दूर रखा जाए। आप लोगों को इस तरीके से बनाकर और आगे भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो अगर इतना ही लिख के आएंगे जितना मैंने बताया इस वीडियो में, तो आपको पूरे पूरे अंक मिल जाएंगे, 9 के 9 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो जितना भी मैंने इस वीडियो में सॉल्व कराया हूँ आप लोगों को पेपर, इन सबको आप लोग ज़रूर से रट लेना, ठीक है। और आप लोग जितना भी मैंने इस पेपर को सॉल्व किया है, मॉडल पेपर आप लोगों का, तो इसको ज़रूर से आप लोग एक कॉपी बना लेना, उसमें कर लेना। 22 फरवरी को जाके आप लोग छाप के चले आना है पूरा, ठीक है। 22 फरवरी को आप लोग जाके छाप के करे आना। और आप लोगों को एक चीज़ बताना था कि आप लोगों का जो है मैथ, जो है आप लोगों का मैथ का भी आप लोगों की वीडियो आने वाली है, इसी प्रकार की मैथ की भी वीडियो आने वाली है, ठीक है। तो आप लोग चैनल पे को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपके किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और पढ़ाई करते रहिए आप लोग, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, आप लोगों का ये मॉडल पेपर है जो कि इसके पूरा सॉल्व करेंगे, इसका फुल सॉल्यूशन होगा आज की इस वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग चैनल पे जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देते। चलिए इस मॉडल पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं, और यहाँ से आप लोगों के जो है यकीन मानो, यहाँ से पूरा पूरा आप लोगों का मॉडल पेपर ही आ सकता है, ये मानो, ठीक है। तो ज़रूर से इस पेपर को सॉल्व कर लेना जो मैं कराने वाला हूँ, एक कॉपी बना के उसमें सब क्वेश्चन नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद फिर उसको किसी भी तरह याद कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए यहाँ से अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि होते हैं पहले आप लोगों के, तो ये आप लोगों के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ दिया गया बहुविकल्पीय प्रश्नों खंडवा में आप लोगों के होते हैं। देखिए पहला प्रश्न जो आप लोगों का है वो है कि गुलाब राय किस युग के लेखक हैं आप लोगों के। पहला दिया गया है यहाँ पे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। तो आप लोगों का भारतेंदु जो आप लोगों का सही हो जाएगा, बाबू गुलाब राय जो है वो द्विवेदी युग के लेखक हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पहला सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप लोग कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। जो चिंतामणि है आप लोगों की वो किस विधा की रचना है। तो देखिए आप लोग चिंतामणि जो है आप लोगों की वो निबंध है एक, ठीक है। निबंध है, ना नाटक है, ना कहानी है, ना कुछ है, आप लोगों का वो निबंध है एक। उसके बाद देखिए आप लोग क्या है कि आप लोगों का है कि गबन, यहाँ पे हाँ गबन किसकी रचना है आप लोगों की। गबन जो आप लोगों की है वो किसकी रचना है। तो गबन देखिए आप लोगों की मुंशी प्रेमचंद है कि जयशंकर प्रसाद है, निराला है, या हरिकृष्ण प्रेमी है आप लोगों के। तो आप लोगों का मुंशी प्रेमचंद जी वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है आप लोगों का। अब देखिए आप लोग आगे देखिए आप लोगों का जो कि है आप लोगों का 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। 4 नंबर जो क्वेश्चन आप लोगों का है कि शुक्ल युग की समावधि है आप लोगों की। जो शुक्ल युग की समावधि है वो आप लोगों की कब से कब तक का, आप ये बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों का देखिए वो है 1938 तक, ये वाला करेक्ट हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद देखिए नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है आप लोगों की, ये बोला गया, ठीक है। तो आप लोगों की ये कौन सा हो जाएगा, जीवन है या फिर जीवनी है आप लोगों की, आत्मकथा है, कथा या रेखा चित्र है आप लोगों का, ये बताना है, ठीक है आप लोगों को, ठीक है। तो ये 5वें जो हो जाएगा आप लोगों का, वो आप लोगों का ये ऑप्शन आत्मकथा हो जाएगा, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद देखिए प्रिय प्रवास की किस युग की रचना है आप लोगों की। प्रिय प्रवास है वो किस युग की रचना है आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो प्रिय प्रवास है आप लोगों का, ये आप लोगों का है द्विवेदी युग की रचना, ठीक है। यहाँ पे द्विवेदी युग करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि मधुशाला किसकी रचना है आप लोगों की। मधुशाला जो है वो किसकी रचना है आप लोगों की। तो वो हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ के पिताजी, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन, ये करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद देखिए यहाँ पे भारत भारती किसकी रचना है आप लोगों की। भारत भारती जो आप लोगों की वो किसकी रचना है। तो आप लोगों की है मैथिली शरद गुप्त, ये है। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ यहाँ, ठीक है। ऑप्शन ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा वैसे, क्योंकि टाइम आप लोगों के पास बहुत ही कम बचा हुआ है, इसी वजह से मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ ज़्यादा, ठीक है। यहाँ देखिए आप लोगों का है कि आधुनिक काल कब से कब तक है। आधुनिक काल जो आप लोगों का है वो आप लोग याद कर लीजिए, यहाँ से देखिए कब से कब तक है वो आप लोगों का। देखिए 1643 से जो है आप लोग, या ये वाला ए वाला सही हो जाएगा, आप सॉरी वो वाला नहीं, ए वाला सही हो जाएगा आप लोगों को। सन 1843 से अब तक का है ये, ठीक है। अभी तक का यही आप आधुनिक काल ही चल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग की मिति राम किस युग के कवि हैं। मिति राम जो है वो किस युग के कवि हैं आप लोगों के। देखिए जो मिति राम है वो आप लोगों के, वो आप लोगों के किस युग की कमी है आप लोगों के। तो आप लोगों का रीतिकाल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से 4 ऑप्शन में 4 जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो आप लोगों को करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप लोगों का अब 11 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाथ से रस का अस्थाई भाव है। हाथ से रख का अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है आप लोगों का। तो आप लोगों का हाथ सही हो जाएगा, हाथ से, ठीक है। यहाँ देखिए आप लोग क्या है कि 12 नंबर की
सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सिलोने गीत। इसमें क्या पूछा गया, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। देखिए इसमें अलंकार जो आप लोगों को है उसमें आप लोगों का उत्प्रेक्षा अलंकार करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार है इन पंक्तियों में, जो ये पंक्तियाँ दी गई हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लोरा छंद में लोरा छंद में कुल कितने चरण हैं आप लोगों से ये बोला जा रहा है। ये देखिए रोला छंद जो आप लोगों का है उसमें कितने चरण हैं, तो आप लोगों के वो 2 हैं। ठीक है, 2 आप लोगों के हैं। ठीक है, यहाँ देखिए उसके बाद कि आकर्षण शब्दों में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। देखिए आकर्षण शब्दों में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। देखिए जो उपसर्ग होते हैं, उप का मतलब, उससे ये ट्रिक जान लो, उप का मतलब होता है जो आगे आए। ठीक है, उप का मतलब आगे आने वाला। ठीक है, और देखिए आकर्षण में क्या आ गया है, आ, तो इसलिए आ वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। उप का मतलब समझ जाना आप लोग, कि उपसर्ग को पूछे तो समझ जाना जो आगे जुड़ा होगा। ठीक है, इस प्रकार से सही हो जाएगा आप लोगों का। अब देखिए यहाँ पे प्रत्यय में कितने भेद हैं आप लोगों के। देखिए प्रत्यय में जो भेद होते हैं आप लोगों के वो होते हैं 2। ठीक है, यहाँ से 2 करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद देखिए पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर में कौन सा समास है आप लोगों का। देखिए जो पीताम्बर आप लोगों का है उसमें बहुविरुद्ध समास है आप लोगों का। ठीक है, ये तीसरा करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का, बहुविरुद्ध समास। देखिए यहाँ पे ये कौन सा है, प्रश्न आप लोगों का 17, जो कि आंसू का तत्सम रूप होगा। आंसू का आप लोगों को तत्सम रूप बताना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए जो आंसू का आप लोगों का तत्सम रूप होता है वो इसमें आप लोगों का हो जाएगा आश्रू। आश्रू करेक्ट हो जाएगा ये वाला। ठीक है, आप लोग देख लेना, यही सही है, आश्रू। याद कर लेना ये सब क्वेश्चन को आप लोग, जो मैं करा रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, इसका फुल वीडियो आप लोगों को पार्ट 2 करके आएगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी होगा तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, यहाँ देखिए उसके बाद यण संधि का सूत्र है आप लोगों का। यण संधि जो है उसका सूत्र क्या हो सकता है आप लोगों को, इसका कमेंटों में बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 जो आप लोग कमेंटों में बताएंगे। ठीक है, यण संधि का सूत्र बताना है आप लोगों को, इसको अब कमेंटों में बताना है आप लोगों को। उसके बाद देखिए आप लोगों को नहीं सकी फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है। फलस्य शब्द का जो वचन और विभक्ति है आप लोगों का, वो आप लोगों का चतुर्थ विभक्ति बहुवचन, ये वाला करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोग क्या है कि अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है। अपठत धातु जो है उसका वचन और पुरुष आप लोगों का कौन सा सही हो जाएगा। देखिए जो अपठत धातु है उसका वचन और पुरुष जो है आप लोगों का प्रथम पुरुष एक वचन, ये करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है कि आप लोगों से कि निम्नलिखित पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये बोला जा रहा है। पहले देखिए 3 × 6 मतलब 3 प्रश्नों में 2-2 नंबर के छपा यहाँ पे। या कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज के विभिन्नता को देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। देखिए इसका सबसे पहले हम लोगों को लिखना, संदर्भ लिखना है यहाँ पे। ठीक है, दूसरे पे गद्यांशों की रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है आप लोगों के। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से लिखना है, चलो देख लीजिए ये पूरा आप लोग। इसका फुल सोल्यूशन इस वीडियो में कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें आप लोग। यहाँ पे देख लीजिए, पहला देखिए आप लोग किस प्रकार से लिखा गया है यहाँ पे, ये देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या आप लोग डाल देंगे, देखिए आप लोगों का पहला रहेगा तो पहला यहाँ पे डाल देंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे आप लोग। सबसे पहले आप लोग संकेत लिख देंगे। एक संकेत इसलिए लिखते हैं क्योंकि ताकि एग्जामिनर को पता हो जाए कि यहाँ कौन बच्चे ने कौन सा प्रश्न किया है। इससे एग्जामिनर को कॉपी जोड़ने में आसानी हो जाती है, उसको चेक करने में कोई दिक्कत नहीं होती है उसको। तो देख लीजिए आप लोग संकेत डाल देंगे इस प्रकार से। या कोई बात नहीं है कि डैश डैश देखता था, इस प्रकार से ये पूरा डाल देंगे यहाँ पे। देख लीजिए आप लोग, ये देखिए आप लोग यहाँ पे ये डाला गया है। हाँ, या कोई बात नहीं कि डैश डैश करके यहाँ से यहाँ तक का डाला गया है, देखता था तक। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। उसके बाद संदर्भ लिखेंगे आप लोग यहाँ पे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड काव्य मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस तरीके से लिखेंगे आप लोग। यहाँ आप देख लीजिए ये ब्लैक में किया गया है, हिंदी को ब्लैक में कर दिया गया और पाठ का नाम जो है आप लोगों का उसको ब्लैक में कर दिया गया है। उसके बाद देखिए जो लेखक है इनके, वो लेखक का नाम पूरा ब्लैक में कर दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे तो आपको पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं कटेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। इस तरीके से करेंगे तो आपको पूरा 2 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए आप लोग रेखांकित अंशों की व्याख्या करने के लिए बोला था हमसे, तो यहाँ देखिए हेडिंग डालेंगे हम लोग दूसरे की रेखांकित अंशों की व्याख्या। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग डाल देंगे। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि लेखक का कहना है कि एक की मित्रता एक ही जैसे लोगों में हो, बल्कि उच्च विचार और अनेक स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। यहाँ पे लेखक के अनुसार कहना है कि मित्रता जरूरी ये नहीं है कि एक जैसे लोगों में हो, बल्कि उच्च विचार लोगों में भी मित्रता हो सकती है। यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या बोला गया है कि समाज की विभिन्नता को देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखिए तीसरा जो प्रश्न बोला था हम लोगों से, देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या बोला गया है हम लोगों से। यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे सॉरी ये पेज नहीं है, दूसरा पेज है। यहाँ पे तीसरा प्रश्न देखिए ये बोला गया हमें कि लेखक के अनुसार, यहाँ देखिए क्या है तीसरा प्रश्न कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता को
देख कर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं, ये बोला गया। तो देखिए यहाँ पे इसके तरीके से इसको लिखेंगे हम लोग कि यहाँ पे देख लीजिए ये कि लिखेंगे हम लोग तीसरा, यहाँ पॉइंट डाल देंगे तीसरा नंबर। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित इसलिए होते हैं कि वो उसे व्यक्ति या मित्रों में अपना गुण देख लेते हैं या मीठी बातों को सुनकर भी एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इस प्रकार से लिख लेंगे ये हम लोग। ये देखिए आप लोगों का पहला संदर्भ इसी प्रकार से लिखना है। पूरा पूरा 6 नंबर आपको एग्जामिनर देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा। देख लीजिए आप लोग, शॉर्ट में दिखा दिया मैं। चलिए अब देखिए दूसरा क्या बोला गया हम लोगों से। यहाँ पे दूसरा देखिए बोला गया है कि यहाँ पे दूसरा क्या हम लोगों से बोला गया है। हाँ, ये देखिए दूसरा अथवा करके दिया गया है, हे भगवान वाला। ठीक है, इसको आप लोग कर लेना। ठीक है, इसका भी वीडियो मैं बना दूंगा जल्दी आने वाली। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरा हम लोग यहाँ पे दूसरा प्रश्न बोला गया है कि दिए गए पद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए ये वाला पहला बोला गया चरण कमल बंदो हरिराई वाला। ठीक है, इस प्रकार से इसको देखिए हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ देख लीजिए आप लोग किस प्रकार से इसको लिखेंगे। पहला हम लोग को संदर्भ बोला गया और दूसरा व्याख्या बोला गया है। तो देखिए संदर्भ किस तरीके से लिखेंगे। पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या ऊपर डालेंगे, उसके बाद पद्यांश। यहाँ पे देखिए किस तरीके से लिखा गया ये संकेत डालेंगे हम लोग सबसे पहले। यहाँ पे संकेत डालने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चरण कमल बंदो हरि राई। इस तरीके से लिखा गया है। यहाँ पे देखिए चरण कमल बंदो डैश 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 करके लिखा गया है। बंदो तिही पाई, यहाँ तक देखिए लिखा गया है तिही पाई तक। ठीक है, बंद तिही पाई तक। उसके बाद देखिए यहाँ पे संदर्भ पूछ बोला गया पहले संदर्भ। तो देखिए संदर्भ किस तरीके से हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कि यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथि से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है। इसमें देखिए यह जो लिया गया है ये सूरदास को हम लोगों ने ब्लैक से कर दिया, क्योंकि ये लेखक कवि का नाम है, ये सूरदास लिखे हैं इसको। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे देखिए सूर सागर, फिर इसको ब्लैक से कर दिया गया, फिर हिंदी को देखिए ब्लैक से कर दिया गया यहाँ पे। उसके बाद संकलित पद, पद के नाम है ये, पद से लिया गया आप लोगों का। ठीक है, यहाँ से पद ब्लैक से कर देंगे, इस प्रकार से ये हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद देखिए आप लोगों को क्या तीसरा क्या बोला गया है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, यहाँ बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है हम लोगों को। देखिए किस प्रकार से हम लोग करेंगे यहाँ पे कि सूरदास जी का कहना है कि मैं उस ईश्वर भगवान कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से बहरा व्यक्ति बोलने लगता है और निर्धन व्यक्ति सिर पर धारण कर लेता है। आप लोग यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि मैं उन भगवान श्री कृष्ण की कृपा करता हूँ जिनकी व्यक्ति से लोग बोलने लगते हैं और बहरा सुनने लगता है। इस प्रकार से वो यहाँ पे भगवान की कृपा वो कर रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को तीसरा क्या पूछा गया है यहाँ पे कि उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है। यहाँ पे देखिए अलंकार पूछा गया, तो देख लीजिए आप लोग कौन सा अलंकार है इसमें। देखिए रूपक अलंकार है ये। ठीक है, आप लोगों का यहाँ पे देखिए अलंकार हेडिंग डाल देंगे आप लोग, उसके बाद ब्लू पेन से लिख देंगे रूपक अलंकार, इस प्रकार से लिख देंगे आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का दूसरा भी। अब देखिए आप लोग तीसरा क्या बोला गया आप लोगों से यहाँ पे। यहाँ पे देखिए आप लोग अथवा वाला करके ये वाला भी कर सकते हैं, वो नहीं करना चाहते तो हम लोगों ने एक ये वाला कर दिया है। ठीक है, अब चलिए देखिए आगे क्या बोला गया हम लोगों से, क्या बोला जा रहा है कि दिए गए, देखिए तीसरा जो क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। किसी एक का आप लोगों को संदर्भ सहित अनुवाद करना है। यहाँ 5 नंबर का रहेगा आप लोगों को। देखिए ये दिया गया है ऐसा नगरी वाला, और एक अथवा करके आप लोगों का मानव जीने से वाला दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से अथवा वाला कर सकते हैं या ये वाला करेंगे। तो हम लोग देखिए ये ऐसा नगरी वाला करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग किस प्रकार से रहेगा ये वाला आप लोगों का। यहाँ पे 1 मिनट देखिए यहाँ पे किस प्रकार से ये वाला रहेगा आप लोगों का। यहाँ देख लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले संकेत डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, संकेत पे यहाँ पे लिखेंगे ऐसा नगरीय डेड भारतीय संस्कृत डेड डेड डैश भसर कराती। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग क्या लिखा गया है, ऐसा नगरीय भारतीय संस्कृत डैश डैश करके लिखा गया है कराती आला आप लोग। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा आप लोगों को। उसके बाद देखिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ संदर्भ हेडिंग डाल देंगे। संदर्भ में आप लोग लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया आप लोगों का। ठीक है, यहाँ आप देख लीजिए आप लोग जो है ये पूरा आप लोगों को ब्लैक में दिख रहा है, लेकिन ये प्रिंट होकर के आया है तो उसी वजह से ब्लैक में दिख रहा है, जबकि ये ब्लैक में नहीं रहेगा। यहाँ आप देखिए ये सब ब्लू में रहेगा। उसके बाद देख लीजिए हिंदी जो आप लोगों का ये रहेगा, ये आप लोगों का ब्लैक में रहेगा। ठीक है, उसके बाद संस्कृत खंड ये जो है ब्लैक में रहेगा ये वाला, और उसके बाद आप लोगों को वाराणसी पाठ का नाम है ये ब्लैक में रहेगा। इस प्रकार से ये रहेगा। ठीक है, अब देखिए आगे आप लोग क्या लिखेंगे, प्रसंग को डाल देंगे आप लोग। प्रसंग को मतलब ये डालना इंपॉर्टेंट तो नहीं होता है, लेकिन अगर आप प्रसंग को डाल देंगे तो एग्जामिनर पे ज़्यादा बढ़िया प्रभाव पड़ता है इससे आप लोगों का। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रसंग आप लोग डालेंगे, छोटा सा एक होता है। देखिए यहाँ पे प्रसंग में लिखते हैं हम लोग क्या कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा
अवस्थिति के विषय में बताया गया है। इससे क्या होता है, शॉर्ट में बता देते हैं कि इस गद्यांश में क्या क्या बताया गया है, ठीक है। प्रसंगों का मतलब यही होता है आप लोगों का। उसके बाद देखिए आप लोग अनुवाद डाल लेंगे, आप लोग हेडिंग अनुवाद में आप लोग लिखेंगे यहाँ पे कि यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्रीय स्थली है। उसके बाद यहाँ से संस्कृत साहित्य मुगल युवराज दार्शनिकों ने यह आकार भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। उसके बाद देखिए आप लोग क्या है कि उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया, ये बोला गया आप लोगों ने, ठीक है। ये देख लीजिए आप लोग, इसको भी आप लोग इसी तरह से कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको साइड करता हूँ। अब देखिए आप लोगों से क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। देखिए आप लोग यहाँ क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे देखिए आप लोग ये वाला, ये आप लोगों का देखिए मानहित्वा यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ये बोला जा रहा है आप लोगों का, ठीक है। इसी को आप लोग श्लोक भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग जो है 5 नंबर का ये रहेगा आप लोगों का। यहाँ पे हम लोग अथवा वाला करने वाले हैं, ठीक है। अथवा वाला सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निर्भयाः करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग किस प्रकार से ये करा गया है, ठीक है। जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में जाके छाप देना है पूरा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे डाल लेंगे प्रश्न उत्तर संख्या जो रहेगी आप लोगों की, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ डालेंगे संदर्भ में आप लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। इसमें सभी कल्याण की कामना की गई है, आप लोगों से ये बोला जा रहा है, ठीक है। यही आप लोग देखिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे नामक पाठ से लिया गया है, यहाँ तक आप लोग कर सकते हैं। और इसमें सभी के कल्याण की कामना की गई, ये जो आप लोग प्रसंग भी इसको बना सकते हैं, यहाँ से लेके आप लोग यहाँ तक का प्रसंग भी बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से बना सकते हैं आप लोग बनाना चाहें तो। उसके बाद देखिए हिंदी में अनुवाद करने को लिए बोला था, आप लोग हिंदी में अनुवाद कर लिख देंगे, हेडिंग डाल देंगे हम लोग। उसके बाद अनुवाद कर देंगे इसका हम लोग। देखिए क्या होगा इसका अनुवाद कि सभी सुखी हों, सब रोग रहित हों, सबको दुख हो, ठीक है। सबको देखें, यहाँ बोला जा रहा है, दुख नहीं है, सॉरी, सबको देखें, कोई भी दुखी ना हो, सबका कल्याण हो, ये बोला जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से ये भी हो गया आप लोगों का। देख लीजिए 5 नंबर इतना तनी निकला है आप लोगों को। देखिए कितना थोड़ा सा ये 5 नंबर मिल रहा है, बहुत ईजी से मिल जाए आप लोगों को यहाँ से। अब देखिए आप लोगों को क्या है, ये वाला जो 5वां नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, इसमें आप लोगों को क्या करना रहता है, अपने खंड काव्य के आधार पर एक खंड वो लिखना रहता है, ठीक है। आप लोगों का खंड काव्य लिखना रहता है, जो कि आप लोगों के देखिए 60 सेट बनते हैं यहाँ पे, 7 सेट, जो कि 7 सेटों में से आप लोगों को क्या होता है कि अलग अलग जिले का अलग अलग खंड काव्य होता है। तो कृपया करके आप अपने ज़िले का लिख लेना, ठीक है, वो याद कर लेना। यहाँ पे इसमें आप लोगों को मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि हर ज़िले का अलग अलग होता है, तो आप लोग अपने हिसाब से अपने ज़िले का याद कर लेना, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप लोगों से क्या बोला गया है यहाँ पे, ये आप लोग अपने ज़िले का याद कर लेना, बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला क्या रहा है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे देखिए लेखक के कुछ रचनाएं लिखनी है और जीवन परिचय लिखना है आप लोगों को, ठीक है। 5 नंबर मिलेगा यहाँ से आप लोगों को। देख लीजिए आप लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, 3 लोगों का दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए आप लोग जयशंकर प्रसाद का लिखने वाले हैं। आप देख लीजिए किस तरीके से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे किस प्रकार से लिखा गया है ये, यहाँ पे ये देखिए आप लोग, प्रश्न उत्तर संख्या सबसे पहले हम लोग डाल देंगे, उसके बाद जयशंकर प्रसाद यहाँ पे जो रहेगा नाम, ठीक है, उस प्रकार से ये डाल देंगे हम लोग। उसके बाद आप लोग यहाँ पे जीवन परिचय हेडिंग डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम लोग, देखिए किस प्रकार से लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में सुदनी साहू नामक से प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो इनके पिता थे उनके नाम था क्या था, देवी प्रसाद था, ठीक है। इसके बाद देखिए आप लोग, इनके परिवार का मुख्य व्यापार तंबाकू का था। इनके परिवार का जो व्यापार का था, जो काम था इनके घर का, वो आप लोगों का तंबाकू का था। उसके बाद देखिए इनके युवा अवस्था में इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। ये जब छोटे ही थे तो इनके पिता का स्वर्गवास हो गया था, ठीक है, इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कि उनके 4 वर्ष बाद उनकी माता का भी देवसदाय हो गया आप लोगों का। 4 वर्षों के बाद इनकी माता का भी मृत्यु हो गई थी, इनकी माता की भी, ठीक है। उसके बाद देखिए इसलिए प्रसाद जी की शिक्षा एवं पालन पोषण उनके बड़े भाई शंभू रत्न जी ने किया। इनकी जो शिक्षा और ये पढ़ाई लिखाई जो भी थी इनका, तो इनके बड़े भाई शंभू रत्न ने किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए शंभू रत्न ने किया। प्रसाद जी ने हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी शिक्षा घर पर किया, ठीक है। प्रसाद जी ने जो इंग्लिश, हिंदी, फारसी और ये सब शिक्षा जो थी इनकी, इन्होंने घर पर की थी। और इसके बड़े भाई शंभू रत्न जी की मृत्यु होने गई, इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई, ठीक है। इनके बड़े भाई की मृत्यु के बाद तंबाकू का
व्यापार भी ठप हो गया। आप लोग यहाँ पे देखिए, जो इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो इनके परिवार का जो मुख्य व्यापार था वो तंबाकू का था, जो वो भी ठप हो गया इनका व्यापार। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोला गया है यहाँ पे, ऋण चुकाने के लिए इसके बाद सॉरी यहाँ पे देखिए तंबाकू व्यापार ठप हो गया तथा इनका परिवार ऋण गिरहस्त में आ गया हो गया है। इसका मतलब होता है आप लोगों की, इनका परिवार जो था आप लोगों का वो हो गया था, क्या नाम है, आप लोगों का क्या बोलते हैं, कर्ज में हो गया था। ठीक है, इस प्रकार से ये बोला जा रहा है कि उसके बाद ऋण चुकाने के लिए इन्होंने पूरी प्रतीक संपत्ति बेच दी आप लोगों। यहाँ पे देखिए जो इन्होंने उसके बाद क्या किया कि इन्होंने भुगतान चुकाने के लिए पूरी अपनी पृष्ठ संपत्ति बेच दी, ये बोला जा रहा है। ठीक है आप लोगों का। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि प्रसाद जी को अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और प्रसाद जी क्षय रोग के शिकार हो गए तथा रंजो के द्वारा इनका शरीर दुर्बल हो गया। ठीक है, रंजो गम के द्वारा इनका शरीर जो है वो दुर्बल हो गया आप लोगों का। ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है। अब देखिए आगे क्या लिखा है आप लोगों का कि उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पे कि काशी में सन 1937 ईस्वी में प्रसाद जी का स्वर्गवास हो गया। ये तो इनकी मृत्यु जो काशी में हो गई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए रचनाएं, यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे रचनाएं में देखिए आप लोगों को काव्य संग्रह आप लोगों का देखिए आंसू है, कामनी है, झरना है, ये है। उसके उपन्यास है, उपन्यास में देखिए आप लोगों का इरवती है, तितली है, दो चीज़ें आप लोगों का। ठीक है, अब कहानी है आप लोगों का, कहानी में देखिए आप लोगों का है आधी इंद्रजल छाया। नाटक देखिए इनका क्या है, चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त, ये दो चीज़ आप लोगों का इनका नाटक है। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या पॉइंटों वाली चीज़ें याद करने वाली। ठीक है, यहाँ देख लीजिए आप लोग, सबसे पहले यहाँ पे देखिए जीवन पर से हेडिंग डालेंगे, प्रश्न उत्तर संख्या ऊपर रहेगा, उसके बाद जयशंकर प्रसाद नाम रहेगा जो भी आप लोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए ये तो जयशंकर प्रसाद यहाँ दूसरा वाला है तो दूसरा वाला किए तो यहाँ पे हम लोग दूसरा डाल देंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये हो जाएगा, इस प्रकार से करेंगे आप लोग। और यहाँ पे देख लीजिए जो जो इनका नाम है, पिता का नाम, माता का नाम, नृत्य, रचनाएं, जो भी जितना रहेगा इसको एक एक डब्बे की तरह आकार में बना के लिख देंगे। इससे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर पे। ये क्या होता है कि इससे एग्जामिनर यहीं से पूरा देख लेता है कि हाँ ये सब लिखा गया तो यही सब पूरा बना के लिखा होगा इस बच्चे ने, तो उसे ज़्यादा कॉपी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, यहीं से पूरा देख के नंबर दे देता है वो आप लोगों का। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे तो आपको पूरा 5 नंबर मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। यहाँ देख लीजिए छठा जो क्वेश्चन आप लोगों का कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, यहाँ पे बोला गया। ठीक है, यहाँ देखिए गोस्वामी तुलसीदास है, सुमित्रानंद पंत है, महाकवि सूरदास जी है। 5 नंबर का ये भी है आप लोगों का यहाँ पे। तो देखिए आप लोगों का हम लोग तुलसीदास का करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए तुलसीदास का क्या है आप लोगों का, यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या डाल देंगे जो रहेगा। उसके बाद देखिए आप लोग तुलसीदास डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, जीवन परिचय, उसके बाद हेडिंग डालेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में। यहाँ पे देखिए संवत आप ये भी डाल सकते हैं कि 1589 ईस्वी में को बाधा जिले के राजपुर गांव में माना जाता है। यहाँ पे जो इनका जन्म हुआ था वो बाधा जिले के राजापुर गांव में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, और देखिए उसके बाद क्या है आप लोगों का, कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो इनका जो है जन्म वहाँ मानते हैं, सोरा नामक स्थान को मानते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। इनके पिता का जो नाम था आत्माराम दुबे था एवं माता का नाम जो था उनका हुलसी था। ठीक है, इनका जन्म यहाँ पे आगे देखिए, इनका जन्म अभुकट मूल नस्त्रों में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में त्याग दिया था। ठीक है, उसके बाद देखिए इनको बचपन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा, इनको बचपन में बहुत ही कठिनाई झेलनी पड़ी, ये बोला जा रहा है। उसके बाद देखिए इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत दास ने किया और ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रसाद किया। प्रसाद नहीं रहेगा यहाँ पे, प्रदान रहेगा। ठीक है, यहाँ पे प्रदान रहेगा, जो ये आप लोगों का ये प्रदान रहेगा। उसके बाद देखिए तुलसीदास वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में निपुण हो गए। इनका विवाह जो है पंडित दीन बंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। इन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था, लेकिन पत्नी की डांट के कारण तुलसीदास जी यहाँ पे रुक जाइए एक मिनट, हाँ कहाँ गया, लेकिन पत्नी की डांट के कारण तुलसीदास जी को संस्कारी मोह माया से विरक्त कर दिया। उसके बाद श्री राम भक्त भाव जागृत हो उठा। 1574 में इन्होंने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरित रोमांस की रचना की। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी के लगभग हुई, ये बोला जा रहा है। ठीक है आप लोगों का। उसके बाद देख लीजिए इनकी रचनाएं जो आप लोगों की कुछ होती हैं यहाँ पे देखिए हेडिंग रचना डाल देंगे आप लोग। उसके बाद देखिए आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे
दोहावली इनकी रचना है, और कवितावली, रामचरितमानस, 3 रचना यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है और आदि कर दिया, ठीक है। और भी है लेकिन हम लोगों ने 3 लिख दिया है, उससे ज़्यादा नहीं लिखे हम लोग यहाँ पे। अब देखिए आप लोगों को क्या है यहाँ पे, देखिए जो सन होना है ये सब बढ़िया तरह आप लोग डाल देना, ठीक है। इसको ब्लैक से डाल देना ये सब है, और इसमें जो आप लोगों का ये जहाँ पैदा हुए थे नाम आप लोगों का ब्लैक से रहेगा, और माता पिता का नाम ये सब ब्लैक से रहता है। और आप लोग एक काम कर लेना यहाँ पे, एक जो है आप लोग डिब्बा की तरह इसको बना के उसमें आप लोग शॉर्ट में लिख देना सब, जैसे इसका नाम हो गया, इनका नाम के बाद आप लोग लिख देना जन्म स्थान आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद आप लोग जन्म लिखेंगे, यहाँ पे गांव लिख देंगे जहाँ पैदा हुए थे, पिता का नाम लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ माता का नाम। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे, उसके बाद आप लोग देखिए रचनाएं, इनकी हेडिंग डाल देंगे, रचनाएं जो भी कुछ होंगी इनकी रचनाएं आप लोग लिख देंगे। इस तरीके से करेंगे तो एग्जामिनर क्या होता है कि यहीं से आप लोगों को नंबर दे देता है देख के इसी से। बस इस तरीके से हो गया आप लोगों का, ठीक है। अब देखिए आप लोगों से क्या बोला गया है यहाँ पे, अब आप लोग देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को क्या बोला जा रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन की अपनी पाठ्य पुस्तक में से काट से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यहाँ आप देखिए बोला जा रहा है कि जो आप लोगों को एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है। चलिए हम लोग लिखते हैं इस श्लोक को, आप लोग देखिए यहाँ पे, यहाँ आप देख लीजिए आप लोग सबसे पहले श्लोक में आप लोग प्रश्न उत्तर संख्या डाल देंगे, ठीक है। जो भी प्रश्न उत्तर संख्या रहेगी इसको डाल देंगे आप लोग यहाँ पे आगे करके इस तरीके से, जैसे 7 है तो यहाँ पे हम लोग 7 डाल देंगे इस प्रकार से, प्रश्न उत्तर संख्या 7। उसके बाद देखिए आप लोगों को क्या करना रहेगा, श्लोक हेडिंग डाल देंगे, श्लोक में आप लोग जो भी लिखना रहेगा, आपको जो 2 लाइन का श्लोक याद रहेगा वो लिख देंगे आप लोग इस प्रकार से। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि मान हित्वा प्रियो भवति, क्रोध हित्वा न सोचती, काम हित्वा सर्वान भवति, लोभ हित्वा सुखी भवात, ठीक है। इस प्रकार से ये 2 लाइन का हो जाएगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पे जो इस प्रश्न पत्र में आया है उसको मैं दिखा देता हूँ कौन कौन सा इसमें प्रश्न पत्र में आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट पेज को उठाना पड़ेगा, हाँ ये वाला देख लीजिए आप लोग, ये पेज है, देख लीजिए यहाँ पे जो आप लोगों का है ये देखिए आप लोगों का मान हित्वा प्रियो भवति, क्रोध हित्वा सोच, काम हित्वा भवति, लोभ हित्वा सुखी भवायत, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये आप लोगों का हो जाएगा। देखिए इसमें ये आया गया है तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, इसको छोड़ के आप लोग लिख सकते हैं। इसमें 2 आया है तो इन दोनों को छोड़ के आप कोई भी लिख सकते हैं तीसरा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या आप लोगों का हो जाएगा, आप देखिए जो इसमें आया है वही हम लोगों ने लिख दिया है, लेकिन आप लोगों को क्या करना है जो इसमें नहीं आया रहेगा उसको लिखना है। तो कोई तीसरा आप लोग लिख सकते हैं, इन 2 को 3 याद कर लीजिए, 2 आ जाएगा तो 1 लिख देंगे आप लोग इस प्रकार से, ठीक है। हो गया ये भी आप लोगों का यहाँ पे। उसके बाद देखिए आप लोगों से क्या है कि निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, ये बोला जा रहा है आप लोगों को, ठीक है। 2 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को संस्कृत में देना है। तो देखिए यहाँ पे पहला जो है भारतीय संस्कृत मूल की आस्ति, पहला ये वाला आप लोगों का। उसके बाद देखिए आप लोगों का पुरुराज का आस्ति, आप लोगों का ये चंद्रशेखर का आस्ति है, आप लोगों का वीर केन पूज्यते, ये तीसरा आप लोगों का ये है, ठीक है। अब देखिए इसको किस प्रकार से आप लोग लिखेंगे कि आपको 2-2 नंबर करके पूरा नंबर मिल जाए। देख लीजिए आप लोग सिंपल यहाँ पे, यहाँ देखिए आप लोग किस प्रकार से लिखा गया है ये देखिए आप लोग यहाँ पे। सबसे पहले आप लोग प्रश्न उत्तर संख्या डाल देंगे जो कि 8 है यहाँ पे, तो 8 डाल देंगे इस प्रकार से यहाँ पे। उसके बाद आप लोग यहाँ पे जो भी करना है आप लोगों को, देखिए तीसरा हम लोगों ने किया है और चौथा किया है, 2 किया है यहाँ पे। तो देखिए आप लोग चंद्रशेखरा का आस्ति आप लोगों का है। उसके बाद देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का कि चंद्रशेखरा प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त चा सीता, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोगों को क्या है कि वीरा केन पूज्यते है, चौथा वाला देखिए हम लोगों ने किया है यहाँ पे वीरा केन पूज्यते, तो वीरा वीरण पूज्यते ये हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। ये 2 चीज़ हो गया आप लोगों का इस प्रकार से। अब देखिए आप लोगों का आगे क्या किया गया, आप लोगों को क्या पूछा है यहाँ पे, आगे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए आप लोगों का, 9 नंबर का है ये आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोई एक विषय पर निबंध लिखना, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है आप लोगों का पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखा है, ठीक है। देख लीजिए आप लोग किस प्रकार से लिखा गया है यहाँ पे कि सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या डाल देंगे, जो भी रहेगा 9 है तो 9 डाल देंगे, जितना भी रहेगा प्रश्न उत्तर संख्या डाल देंगे। उसके बाद हम लोग किस फॉर्मेट में लिखना हम लोगों को, देखिए एक रूपरेखा बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से एक रूपरेखा बना देंगे। रूपरेखा में क्या होता है आप लोगों का कि जितनी भी हेडिंग लिखनी रहती है निबंध के अंदर उसी हेडिंग को पूरा यहाँ पे लिख दिया जाता है। देखिए यहाँ पे कौन कौन सी हेडिंग हम लोगों ने बनाया है, देखिए पहली हेडिंग जो रहेगी प्रस्तावना बनाया हम लोगों ने। उसके बाद दूसरी प्रदूषण का अर्थ हो, प्रदूषण का अर्थ मतलब बताया गया है। उसके बाद बताया गया है यहाँ पे प्रदूषण के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं प्रदूषण ये, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि, 3 प्रकार के प्रदूषण को यहाँ पे हम लोगों ने बताया है। अब देखिए उसके बाद क्या हेडिंग हम लोगों ने डाली है कि यहाँ पे देखिए जो आप लोगों का समस्या का समाधान,
देखिए जो समस्या बताएंगे आप लोग तो उसका समाधान भी करना होगा उसी निबंध में, ठीक है, उसी में आप लोगों को करना होता है। उसके बाद लास्ट हेडिंग जो आप लोगों की रहती है वो होती है उपसंहार। यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहली हेडिंग आपकी रहेगी प्रस्तावना, लास्ट जो हेडिंग रहेगी वो आप उपसंहार जरूर से रहेगी। और यहाँ पे 3 हेडिंग कन्फर्म होती है, जो कि ये प्रस्तावना पहली होती है, दूसरी समस्या का समाधान होती है, और तीसरी जो होती है उपसंहार। ये 3 हेडिंग आपको कन्फर्म होती है कि यही रहेगी। अब देखिए आगे क्या किया गया है यहाँ पे। इसमें देखिए सबसे पहले आप लोगों को किया गया है कि ये देखिए आप लोग यहाँ पे प्रस्तावना हेडिंग डाल दी गई है। प्रस्तावना में हेडिंग देखिए क्या क्या लिखा गया है आप लोग देखिए यहाँ पे कि आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। देखिए जो प्रदूषण आजकल ज़्यादातर बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। और उसके बाद देखिए इस समय समझ से सबसे यहाँ पे सॉरी ये क्या लिखा गया है, समझ सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है, ठीक है, क्योंकि पानी, हवा, जल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। यहाँ पे देखिए पानी भी आप लोगों को शुद्ध नहीं मिल रहा है, हवा, जल ये भी सब प्रदूषित हो गया है आजकल, ठीक है। और उसके बाद देखिए आप लोगों को क्या है कि यदि हमने इस संतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन बाध्य हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं किया हम लोगों ने तो मानव जीवन जो है वो जल्दी ही बाध्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद देखिए हम लोगों ने हेडिंग डाला दूसरी, जो कि प्रदूषण का अर्थ हो। प्रदूषण का अर्थ क्या है अब देखिए इसमें बताया गया क्या है कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण को संतुलन को बिगाड़ कर दूषित कर देते हैं। जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसके पर्यावरण को बिगाड़ कर दूषित कर दिया गया है बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद देखिए यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए हानिकारक है। जो ये गंदा वातावरण है वो जीवधारियों के लिए हानिकारक है बहुत ही। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस प्रकार वातावरण को, और आगे देखिए आप लोग क्या है कि इस प्रकार वातावरण को प्रदूषित करने को प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से वातावरण को प्रदूषित करने को क्या कहते हैं हम लोग, प्रदूषण कह देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे इससे मानव को संकट उत्पन्न हो सकता है, इससे मानव को जो है संकट कठिनाइयाँ झेलनी पड़ सकती है इस प्रदूषण की वजह से। उसके बाद देखिए प्रदूषण के प्रकार यहाँ पे देखिए प्रकार क्या क्या है। देखिए ये बेसिकली जो है 3 प्रकार के हम लोगों ने लिखा है, और भी प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखिए वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। यहाँ पे देखिए आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे और क्या क्या मृदा प्रदूषण, और भी बहुत अन्य प्रकार के लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 ही लिखा है। तो देखिए पहला हम लोगों ने वायु प्रदूषण, यहाँ पे तो वायु प्रदूषण हेडिंग डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे वायु जीवन को अनिवार्य स्रोत है। वायु जो जीवन का अनिवार्य स्रोत है, ठीक है। ऑक्सीजन मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। ऑक्सीजन जो है वो मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। वो सही बात है, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो इंसान जी ही कहाँ पाएगा। उसके बाद देखिए आप लोग आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन का भी संतुलन बिगड़ रहा है। उसके बाद देखिए और वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो गई है। अब देखिए आप लोग हेडिंग यहाँ पे डाल दिया हम लोगों ने जल प्रदूषण, ठीक है। जल प्रदूषण में देखिए आप लोग क्या है कि जल को ही जीवन कहा जाता है, जल ही जीवन है आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद आजकल इतना प्रदूषण बढ़ रहा है कि जल भी दूषित हो रहा है। देखिए जो प्रदूषण बढ़ने की वजह से जल भी जो है आप लोगों का दूषित हो रहा है, वो भी खराब ही होता जा रहा है, ठीक है। इससे भयानक बीमारियां होती हैं। उसके बाद देखिए जिससे लोगों के जीवन खतरे में है, जिससे लोगों का जीवन खतरे में भी है आप लोगों का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण भी आजकल नई समस्या है। ध्वनि जो आप लोगों का होता है जैसे कि लाउड स्पीकर ये सब वगैरह से आप लोगों की आती है जो ध्वनि। और देखिए यहाँ पे कुछ प्रकार दिए गए हैं ध्वनि के, जैसे मोटर, कार, ट्रैक्टर, कारखानों आदि से ध्वनि प्रदूषण होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पे समस्या का समाधान, ये आप लोग हेडिंग डालेंगे लास्ट हेडिंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग लिखेंगे कि बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकी ने विश्व के सम्मुख प्रदेश की समस्या पैदा कर दी है। आजकल वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण आदि को कम करने के, यहाँ पे दिख नहीं रहा है 1 मिनट, आदि को ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण आदि को कम करने, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण को कम करें और उसका समाप्त करने का प्रयास करें ताकि प्रदूषण खत्म हो जाए, ये बोला गया, ठीक है। और एक हेडिंग हम लोगों की थी उपसंहार, लास्ट हेडिंग जो थी यहाँ हम देखिए जो लास्ट हेडिंग आप लोगों की है उपसंहार, वो देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखिए उपसंहार लास्ट हेडिंग आप लोगों की, यहाँ इसमें क्या करेंगे आप लोग, प्रदूषण वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या में से एक है। यह कहना गलत नहीं है कि होगा कि हम इंसानों की वजह से ही पर्यावरण प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम सबको प्रदूषण को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। हम लोगों को जागरूकता फैलाकर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर वाहनों का इस्तेमाल करके अपना पर्यावरण को काफ़ी हद तक अच्छे बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसके लिए देखिए, इसके लिए केवल एक व्यक्ति
को नहीं बल्कि हर व्यक्ति का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। तो ये था आप लोगों का पूरा प्रदूषण पे समस्या पे निबंध जो कि हमने बता दिया इस वीडियो में। ठीक है, अब देखिए आप लोगों का जो है मॉडल पेपर हम लोगों ने पूरा सॉल्व कर लिया। ठीक है, और आप लोगों का हिंदी का मॉडल पेपर ये था आप लोगों का 2023 और 22 का, सॉरी 22 और 23 का था। तो इसको हम लोगों ने सॉल्व किया इस वीडियो में। आप लोगों से मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और पढ़ाई करते रहिए आप लोग। ठीक है।